Okay. But Bismillahirrahmanirrahim. We are just going to start one of the MCQ paper that you have sent me, and inshallah we will just focus on what are the different logics that can help you to understand that concept. The question number one. बेटा मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर वन हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये लॉजिक्स इसमें क्या क्या इस्तेमाल होंगी आपको वो कॉमनली देखनी है। ठीक है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? बेटा कैन यू सी माय स्क्रीन? अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर वन दैट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर वन नजर आ रहा है। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू अ रूट। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके अंदर पी क्यू आर ये बताया दिया गया है। अब ये बताएं व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबल्ड स्ट्रक्चर। अब ये लेबल्ड स्ट्रक्चर देखें, ये पूरी एक रूट है ना। ठीक है बेटा, तो रूट है ना आपके पास, तो ये रूट जो है पूरा एक प्लांट का एक पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अभी पूरा एक प्लांट का पार्ट है, तो ये तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, ये सेल नहीं होगा, ये टिश्यू नहीं होगा, ये ऑर्गन होगा। ठीक है, लाइक लीफ इज अ प्लांट पार्ट या प्लांट ऑर्गन, रूट इज अ प्लांट ऑर्गन, ब्रांच इज अ प्लांट ऑर्गन, फ्लावर इज अ प्लांट ऑर्गन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कुछ ये जो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं इसमें से ये आर जो है वो ऑर्गन वाले ग्रुप में कहाँ आ रहा है। ठीक है, ऑर्गन वाले ग्रुप के अंदर आपके पास आ रहा है पी एंड आपके ये ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऑप्शन नंबर ए और डी को तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, खत्म कर दोगे। ठीक है, नाउ यू विल फोकस ऑन ऑप्शन नंबर बी एंड सी। अब आपको यहाँ से जवाब इसका जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आपको इसका जवाब फाइंड आउट करना है। तो अब आपने देखना है कि मिसाल के तौर पे ये पी क्या है। ये पी आपके पास है, दीज आर व्हाट बेसिकली दीज आर दी आपके पास जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना, ये वो है, ये रूट हेयर सेल्स हैं। अगर आपके पास रूट के चारों तरफ देखें तो ये रूट हेयर सेल्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट हेयर सेल्स है। अब आपको ये देखना है कि जो पी जो है इसका, वो पी क्या है। पी क्या सेल में कहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपके पास देखिए पी इज अ सेल एंड आर इज अ ऑर्गन, तो डेफिनेटली क्यू जो आपके पास रह गया होगा ये एक टिश्यू है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी। तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले आपने देखे ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ऊपर भी कह रहा है कि रूट है ना। अब रूट एक प्लांट का ऑर्गन होता है, प्लांट का एक पार्ट होता है, तो आपने सबसे पहले देख लेना है कि प्लांट के ऑर्गन वाली साइड पे आर कहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आर के अंदर ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। फिर आपने यहाँ पे पी देख लेना है, तो पी आपके पास जो है दीज आर दी रूट हेयर सेल्स। तो आपका पी जो है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिर्फ बी और सी के अंदर देखें कहाँ आ रहा है, यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है बेटा, गॉट योर आंसर। ठीक है, आपको रिस्पॉन्स पता चला, चीज समझ में आई? Yes, sir. Okay, now we are moving to question number two. The diagram refers to some substances found in plant cells. ठीक है जी, अब ये कुछ substances हैं जो plant cells के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें ग्लूकोज भी है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब ये आपके पास वेन डायग्राम बनाया हुआ है कि ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन ये तीनों जो चीज़ें हैं, ग्लूकोज और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ग्लूकोज एंड वाटर, अगर आपके पास गौर से देखें तो ये इसको इन्होंने कॉम्बिनेशन ए दे दिया है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन सी दे दिया है, वाटर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन डी दे दिया, और इन तीनों का ग्लू आपके पास जो कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन, उसको इन्होंने नाम दे दिया डी ना। अब ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे सवाल को समझे, देखिए दोबारा इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर टू के अंदर क्या बताया गया, द डायग्राम रेफर्स टू सम सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट सेल्स, which area of the diagram represent the end product of the photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे आखिर में फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है ना। ठीक है, जी आपके सर। पास उसकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है उसका, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Glucose, oxygen.
तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज सी। तो इसका आप सी के ऊपर टिक करोगे, किसके ऊपर टिक करोगे, सी पे। आप समझ में C. आए, आसान है ना। आगे चलते हैं बेटा, विच सिम्टम ऑफ मेल न्यूट्रिशन कैन बी ट्रीटेड बाय इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। डाइट के अंदर प्रोटीन, अब ये बता दें कि डाइट में प्रोटीन, जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी और प्रोटीन अगर दी जाए तो कौन से सिम्टम जो होते हैं, सिम्टम कहते हैं वो चीज़ें जो आपको सामने नज़र आ रही हो ना। अच्छा, इस तरह के सवाल होते हैं ना, मैं एक दो दफ़ा अपना कैम्ब्रिज को मैंने इन्फॉर्म भी किया, उनको लेटर शेटर भी लिखे, ईमेल शीमेल भी किया, मैंने कहा इस तरह के होते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं, लेकिन आपको अब यहाँ पे आके आपको सिर्फ अपने सिलेबस को फोकस करना होता है। अब करेंगे कौन मेल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, स्टंट ग्रोथ। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपके पास देखें कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन मेल नरिश्ड आदमी में नहीं होता, जिसमें जो ना ग़िज़ा की कमी हो ना, कोई दुबला पतला आदमी हो। कॉन्स्टिपेशन उसमें भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन किसी मोटे इंसान में भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया आपका गलत, ठीक है। हार्ट डिजीज जो है, दिल की बीमारियां जो है प्रोटीन की अमाउंट कम होने से नहीं होती है, दिल की बीमारी जो होती है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होती है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी भी गलत, और बी भी हो गया गलत। अब सी जो ओबेसिटी, मोटापा। अब मोटापा देखें किसकी वजह से होता है, ये भी आपके पास वो बॉडी के अंदर ओवर आपके पास चीज़ हुई हुई हो, आपकी बॉडी का जो वेट बढ़ा हुआ हो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह की क्वांटिटी हद से ज़्यादा है जो कि फैट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ए बी और सी तो गलत हो गए, तो बाकी आपके पास क्या ऑप्शन रह गया, डी। तो राइट आंसर इज डी, स्टंट ग्रोथ। और एक चीज़ यूज आप याद भी रखिएगा कि प्रोटीन जो ये आपके बॉडी बिल्डर वगैरह जो होते हैं, जो अपने अपनी बॉडी को मस्कुलराइज कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रो कराने के लिए प्रोटीन यूज़ करते हैं। और जिस बंदे में प्रोटीन की कमी होगी तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो स्टंट हो जाती है, जो मसल्स उसके जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, रिड्यूसिंग फॉर्म में आ जाते हैं, उनकी मसल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया, विच सिस्टम ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेल न्यूट्रिशन है जो कि प्रोटीन की क्वांटिटी देने से सही हो सकता है ना, तो वो है स्टंट ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ बढ़ जाती है, लेकिन ओबेसिटी जो है वो तो ऑलरेडी फैट्स की ज़्यादती से, ओबेसिटी कम करनी होगी तो आप प्रोटीन कम नहीं करेंगे, बल्कि आप फैट्स या लिपिड या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को कम करेंगे। हार्ट डिजीज़ के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को कम किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर आप फाइबर, यानी कि आपके पास जो रफेज जो कहलाता है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, प्रोटीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया आंसर, दैट इज़ डी, कि अगर आप प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगी ग्रोथ। अब इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी एक टेक्निक है। क्या आपने तीन गलत जो है मार्क आउट कर दिए हैं, चौथा आपके पास पता नहीं है कि सही है गलत है, तो लेकिन तीन गलत जो ऑप्शंस है वो आपने फाइंड आउट कर लिए। नाउ द फोर्थ वन इज करेक्ट। बेटा नाउ द नेक्स्ट वन, द apparatus shown is set up and left for 1 hour। अब ये देखें जी, apparatus है क्या, ये apparatus है, इसके अंदर इन्होंने किया क्या है, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया है। आप गौर से देखें, इसमें यीस्ट है और मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर है। यीस्ट क्या है, फंगल है ना। और यहाँ पे आपके पास कह रहा है ये इंडिकेटेड सोल्यूशन है, और यहाँ से ये यीस्ट क्या करेगा, इसमें से कोई गैस निकालेगा एनारोबिक फर्मेंटेशन वगैरह करके, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगी और ये एक इंडिकेटर सोल्यूशन है और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब ये कह रहा है कि यीस्ट है ग्लूकोज की फर्मेंटेशन की, और इसमें से एक गैस निकला है, ठीक है। इट काज द इंडिकेटर सोल्यूशन गो क्लाउडी। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे केमिस्ट्री भी आ रही है, वो कौन सी चीज़ है जो क्लाउडी कर देती है ना बेटा, वो है आपके कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना। ये इंडिकेटर बेसिकली है कैल्शियम ऑक्साइड। मैं आपको इसका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ, ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जब भी आपकी कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, जो लाइम वाटर कलरलेस होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। अब ये कह रहा है व्हाट इज इंडिकेटर सॉल्यूशन, दैट इज लाइम वाटर। अल्कोहल हो नहीं सकता। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ब्यूरिट सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी जो है आपको पता है, बेनेडिक्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, लाइक ग्लूकोज वगैरह के लिए। बायोरेट जो होता है प्रोटीन के लिए होता है। अल्कोहल जो होता है वो लिपिड या फैट्स के लिए होता है, ठीक है।
और लाइम वाटर भी जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की इंडिकेशन के लिए होता है। अब अल्कोहल के अंदर फेट्स हैं जो कि गैस नहीं है, बेनेडिक में ग्लूकोज है जो कि गैस नहीं है, बायोरेट के अंदर प्रोटीन है जो कि गैस नहीं है, और सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पे आ गैस इज रिलीज्ड, तो बाकी रह जाता है आपका लाइम वाटर। और आपको पता है लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिएक्ट करेगी तो वाइट और क्लाउडी हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया बेटा? कैन वी मूव फर्दर? Yes, sir. ठीक है, लिख लें कहीं पे। ठीक है, कलरलेस लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वाइट प्रिसिपिटेट या वाइट पीपीटीज। ये आपको केमिस्ट्री के अंदर भी बड़ा हेल्प करेगा, ये इंडिकेटर है ये। आगे चलते हैं हम बेटा, आगे आगे मूव करें ना बेटा। वी आर मोर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 जी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, ये तो बड़ा आसान सवाल है। इन विच ब्लड वेसल डज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज वेरी द मोस्ट? कौन सी आपके पास ब्लड की वेसल है, खून की नाली है, जिसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है? ठीक है जी। अब जरा यहाँ पे आपके पास पता है क्या है, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, अओर्टा, हेपेटिक पोर्टल वेन, वेना केवा। अब इनके फंक्शन लगा लें आप। अओर्टा के अंदर क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पूरी बॉडी में फैल रहा होता है। हेपेटिक आर्टरी में क्या होता है, जो जिगर है हमारा, लिवर जो है, हेपा का मतलब होता है लिवर, आर्टरी जो होती है वो ब्लड लेके जा रही होती है, यानी कि ये आपके पास लिवर के अंदर आर्टरी जो है ब्लड लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड। इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, आउटा में भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वेना केवा में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो कि राइट एट्रियम में वापस आ रही होती है। बाकी रह जाती है ये हेपेटिक पोर्टल वेन, जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज ये माउथ के अंदर कन्वर्ट हुआ माल्टोज में, फिर आपके पास लाइम अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपकी जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज वगैरह जो होते हैं उसकी मदद से ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर ना, और माल्टेज वगैरह एंजाइम की मदद से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो अब जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो चीज़ एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगी, लिवर में, ब्लड के थ्रू लिवर में जाएगी। लेकिन वो कौन सी चीज़ होती है जो कि लिवर में लेके जा रही होती है, दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड यूज़ करूँगा बेटा, जो कि आपको बताऊंगा कि ये इसका चक्कर क्या है। मैं सिंपल आपके पास ये लिख रहा हूँ, एक सिंपल आपको मैं एक बात बताता हूँ। आपने क्या लिया, आपने फूड के अंदर एक चीज़ ली जिसका नाम है स्टार्च। स्टार्च पता है ना आपको, प्लांट पॉलीपेसाइक्राइड होता है। ठीक है, ये Yes. माउथ के अंदर आपके पास जो है वो गया सलाइवा के ज़रिए, स्टार्च जो है वो बहुत सारे माल्टोज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारे माल्टोज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था आपके पास क्या, ठीक है, एंजाइम इस्तेमाल हुआ था अमाइलेज। ठीक है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और माल्टेज एंजाइम की मदद से वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। ठीक है, ये डाइजेशन हो रही है स्टार्च की। ठीक है जी, ये डाइजेशन हो रही है स्टार्च की ना। अब ये प्रोसेस कहाँ कहाँ पे हो रहा है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरी पहली चीज़ तो आपके पास है ये कि स्टार्च से ये माल्टोज के अंदर जो हुआ ये कहाँ पे हो रहा था, ये चीज़ हो रही थी माउथ में। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, हमारे मुंह के अंदर ये प्रोसेस हो रहा था। अब ये माल्टोज से ग्लूकोज के अंदर जो प्रोसेस हुआ है ये कहाँ हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस और ये आई लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन या INT लिख दिया आपको। अब जब ये ग्लूकोज से मजीद तो ये नहीं टूट सकता ना, अब इसकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या हुई है, ये पूरी चीज़ जो हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये पूरी चीज़ जो हुई है यहाँ तक ये हो रही थी डाइजेशन। क्या हो रही थी बेटा, ये दिस इज कॉल्ड डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन हुई थी आपकी। एक मिसाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये केमिकल डाइजेशन हो चुकी है, डाइजेशन के बाद क्या होती है बेटा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको G। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से करके ये विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के
अंडर के अंदर क्या होती है आपकी ब्लड कैपिलरीज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलस जिसको हम कहते हैं, वहां से होगी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होके जाएगा ये ब्लड में, और ब्लड के बाद ये कहाँ जाएगा मेरे बच्चे, बेटा जी ये जाएगा आपके पास लिवर में। लिवर का शक्ल कुछ इस तरह की होती है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिवर सही तरीके से बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है जी। और ये आपके पास ये आ गया लिवर, ठीक है जी, सही है। और ये एब्जॉर्ब होके ये जा रहा है ये जा रहा है। अब ये जो ग्लूकोज था, ये जी लिखा है मैंने, और ये यहाँ से निकल के ये इस लीवर में जा रहा है, इस ट्यूब का नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। अब इस हेपेटिक पोर्टल वेन में डाइजेस्टेड मटेरियल होता है जो एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाता है। अब ये लीवर के अंदर जा रहा है तो ये ब्लड वेजल है, तो इसका आंसर देखें कि जो आपके पास बताई गई हैं ब्लड वेजल्स, उन सब में सबसे ज़्यादा जो होती है कंसंट्रेशन अओर्टा के अंदर ऑक्सीजन की होती है, हेपेटिक आर्टरी के अंदर भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वेना केवा में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, तो बाकी आपके पास क्या रह गया, हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है मेरे बच्चे, आगे की तरफ चलें। ये आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको नॉलेज के हवाले से था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने इसको टेक्निकल बनाया, क्योंकि डाइजेशन होगी तो एब्जॉर्प्शन होगी, और एब्जॉर्प्शन के अंदर आपके पास अगर स्टार्च की डाइजेशन हो रही है तो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज हेपेटिक पोर्टल वेन में होगा, वो आगे जाके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, अब ये कह रहा है which row shows the more which row shows what may cause coronary heart disease, CHD, दिल की बीमारियां जो है वो किसकी वजह से हो सकती है। अभी अभी आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से, या आपके पास आपकी, अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़्यादा होता है ज़रा ये बताएं, कोई भी शख्स है उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़्यादा होता है ज़रा मुझे बताएं, कोई जन मोटी मोटी सी बातें। खानदान में कोई मोटा आदमी है? जी सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह। फैट्स की वजह से। फैट्स की इंक्रीज क्वांटिटी की। अच्छा, फैट्स क्यों बढ़ते हैं बॉडी में ज़्यादा? सर जब आप खाने में मुरगन ग़िज़ाएँ, चपली कबाब, कौरमे, बिरयानियाँ, निहारी, जंक फूड्स ये इस्तेमाल करें ना, तो यहाँ पे आपके जी ऑप्शन के अंदर देखें ए और बी के अंदर जो टिक लगा हुआ है ना, आपको इनमें से दो में से ऑप्शन कोई एक करेक्ट है, सी और डी तो हो नहीं सकते, आपको आपको आंसर जी देना है या तो ए में से या तो बी में से। बी। अच्छा जी, अब दूसरा क्या है कि फैट्स और क्यों बढ़ता है, एक शख्स है वो फैट्स खाता ही नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादातर मीठी चीज़ें खा रहा है, ठीक है, जैसे मेरा जैसा आदमी है दिन में 6 7 8 दफ़ा चाय पी जाता है, लेकिन मैं फिर भी मोटा हूँ, ओवर वेट हूँ, मैं तो फैट्स खाता ही नहीं हूँ, ठीक है, मेरी बेगम साहिबा कनोला वाले ऑयल के अंदर तो खाना पकाती हैं, लेकिन फिर भी मैं मोटा हो रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, है ना। नो, नो मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ नहीं भाई, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन दोनों में ही नो नो लिखा हुआ है। अब आपके पास तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में एक चीज़ है ब्लड प्रेशर भी। सॉल्ट, जो ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ है वो नमक कम खाता है ना, कम लेता है नमक, ज़्यादा जी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना उसको ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये टिक लगा हुआ है कि डाइट लो, अच्छा बहुत सा, अब देखो इन्होंने क्या, इन्होंने चक्करबाजी की है मेरे बच्चे, यहाँ बच्चे पता है कंफ्यूज क्या होता है, अगर ये लगा हुआ है ये नमक ज़्यादा खा रहा होगा, ए होगा ऑप्शन, ओ भाई ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, डाइट लो इन सॉल्ट। लो का मतलब है कि कम नमक ले रहे हो, आपने कहा यस मैं कम नमक ले रहा हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी, ओ नहीं भाई ये इसमें ऑप्शन ही होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना हाई, तो हम इस टिक के ऊपर जाते हैं, लेकिन ये लो है ना तो हम ये क्रॉस पे जाएंगे, तो इसका ऑप्शन है बी। यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हो गई हैं अभी थोड़ी देर में। तो आगे की तरफ चलते हैं बेटा, दैट इज विच स्टेटमेंट, ठीक है, 6 समझ में आया, 7 की तरफ चले हम। जी सर। Which statement best describe the movement of water through the stem of a plant? कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेहतर चीज बता रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर के, वाटर की मूवमेंट थ्रू द स्टेम ऑफ ए प्लांट। स्टेम यानी जो ब्रांच है ना उसकी, उसके अंदर प्लांट की। अब ये कह रहा है वाटर मूव्स अप द स्टेम इज evaporate फ्रॉम द लीव्स, वाटर मूव्स अप द स्टेम एज इट
is pushed by the water entering the roots. Water moves up the stem because it is used in photosynthesis. Water moves up the stem by osmosis. मेरे बच्चे यहाँ पे इन्होंने देखें, ये एक तरह से देखा जाए ना, ये कोई भी स्टेटमेंट जी। गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे लॉजिक देखनी है कि कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट फिट है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बेस्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम ऑफ ए प्लांट, कि स्टेम के अंदर पानी जो है वो आगे कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। बेटा अब अगर देखिए, वाटर मूव्स अप द स्टेम एज इट एवोपरेट्स, ये तो इसका फंक्शन है, ये तो ट्रांसपैरेशन की वजह से हो रहा है ना, कि भाई पानी ऊपर इसलिए जाता है कि ये लीव्स में से जाके एवोपरेट हो जाता है। वाटर मूव्स अप द स्टेम एज इट इज पुश्ड बाय द वाटर, ये पुश करता है, वाटर को पुश कर रहा होता है। वाटर एंटरिंग द रूट्स, जो नीचे से पानी आ रहा होता है वो आगे वाले पानी के ऊपर धक्का लगा रहा होता है, चल भाई ऊपर जाओ। वाटर मूव्स अप द स्टेम बिकॉज इट इज यूज्ड इन सर फोटोसिंथेसिस। ए। ए, सी क्यों नहीं? सर भी कैसे एवेपोरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है प्लांट के वाटर मूवमेंट में यस, इन द प्लांट। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, या आपने पढ़ा होगा कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर ऊपर क्यों मूव कर रहा होता है। ठीक है, ये थ्रू, अब स्टेम के अंदर है तो जाइलम के अंदर होगा ना, जाइलम के अंदर कोई वाल तो बनी हुई नहीं है ना जी, डेड डेड सेल्स होते हैं ना वो। तो इसके अंदर आपके पास अगर देखा जाए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है, ये फंक्शन है पुश बाय वाटर एंटरिंग द रूट्स, जो पानी के अंदर रूट्स के जरिए पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल को पुश कर रहा है, लेकिन वो ऊपर कैसे बढ़ रहा है? ठीक है, एवोपरेशन के जरिए, क्योंकि जब एवोपरेट होता है पानी तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से वाटर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ सकअप होना शुरू हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा जी, आगे की तरफ चलते हैं हम। अगर ये मैं पता है क्या, अगर ये ऑप्शंस आपका जो बी है ना, इसके अंदर ये पुश की जगह अगर पुल लिखा होता ना, तो मैं इससे ज्यादा, ए से ज्यादा ऑप्शन जो है ना, फिर ये बी का बन जाता। पुल का होता है खींचना, ठीक है, जोर लगाना, धक्का देना, सही है जी। तो यहाँ पे फिर आ जाता है रोल जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर मॉलिक्यूल। अगर ये पुश की जगह पुल लिखा होता तो ए से ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट बी बन जाता है। बट योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। द डायग्राम शोज अ टाइप ऑफ टूथ, यूज द की टू आइडेंटिफाई द टूथ। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है टूथ को, ये क्राउन है, ये रूट है, ठीक है, ये डाइकोटोमस की जो है उसके मुताबिक कह रहा है द रूट, ये जो रूट है ना इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या इसके अंदर दांत में दो रूट्स नजर आ रही हैं आपको? यस नो जवाब दीजिए मुझे। जी। यस, अगर जी। यस है तो आपको मूव कर जाना है स्टेप नंबर 2 पे, अगर नो है तो आपको स्टेप करना है 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे यस है तो हमने सीधा सीधा जंप करना है स्टेप नंबर 2 पे। द हाइट ऑफ द क्राउन इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द रूट। मिसाल के तौर पे ये रूट की लेंथ है और ये आपके पास हाइट है क्राउन की। अब मैं दोनों को यहाँ पे आपको देखिए और जूम करके दिखाया है, तकरीबन दोनों की हाइट सेम लग रही है मुझे, या बल्कि इसके अंदर देखा जाए अगर मैं स्केल रख के नापूं तो ये इधर नहीं, हाइट जो है क्राउन की हाइट जो है वो रूट्स की हाइट के मुकाबले में कम है। द हाइट ऑफ द क्राउन, देखते हैं अब इसको, ग्रेटर देन लेस देन है तो इसका ऑप्शन है बी, और अगर ग्रेटर देन है तो ऑप्शन है ए। ठीक है ना, और वरना फिर इसके अंदर फ्लैटेंड ग्राउंड है, रिजिड ग्राउंड है। तो अब इसके अंदर ऑप्शन देना है, ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपके सेकंड के अंदर ही। वैसे एक बात बताऊँ माशाल्लाह से, ये जिस बंदे ने भी आपको ये दिया ना, ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने खुद इसको बनाने की कोशिश की है, बट दिस इज वन ऑफ दी गुड क्या कहते हैं प्रैक्टिस। माशाल्लाह बंदे ने काफ़ी अच्छे सवाल बनाने की कोशिश की है। दिस इज कॉल्ड डाइकोटोमस की, जो आपके बुक जिस बुक से मैं पढ़ा रहा था ना जेनेटिक्स, उसका लास्ट पोर्शन है। ओ लेवल्स के अंदर डाइकोटोमस की का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल आते हैं। तो बेटा इस डाइकोटोमस की के मुताबिक आपके पास तीसरे ऑप्शन के अंदर भी एक ऑप्शन दिया जाता है जो कि मूव किया जाता है 3 के ऊपर। बहरहाल
इसके अंदर ये कह रहा है द हाइट ऑफ द क्राउन इज ग्रेटर देन, नो बेटा जी ये ग्रेटर देन नहीं है, हाइट ऑफ द क्राउन जो है लेट सपोज ये इतनी है और ये लेस देन है, तो ऑप्शन इसका आएगा बी, द ऑप्शन इज बी, ये हाइट जो क्राउन की है वो रूट्स के मुकाबले में छोटी है, तो इसका राइट आंसर इज बी, दिस इज कॉल्ड। अच्छा मैं अब इस तरह यहाँ पे आपको बेटा एक छोटी सी इसका एक रेफरेंस देना चाहूँगा, ताकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो कहते हैं कि ये सवाल तो हमारे पास बुक में ही नहीं था। बेटा बुक में नहीं था, आप लोगों की बुक में नहीं है, लेकिन मेरे पास बुक्स में है, ओ लेवल्स की बुक में नहीं होता ये 12। ये आपको नजर आ रही है, ये स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे? जी सर। अच्छा अब स्क्रीन के अंदर में हम आपको बता देते हैं, अल्लाह आपका भला करे। ये टॉपिक नजर आ रहा है डाइकोटोमिक्स की। अब ये देखें ये इस तरह से होता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे एक सवाल आपके सामने यहाँ पे रख देते हैं, आप खुद ही देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Figure number 1.36 shows an example of dichotomous key that could be used to place an unknown vertebrate in the correct class. Item 1 gives you a choice between the two alternatives. जब भी डाइकोटोमस की बनाई जाती है वो दो अल्टरनेटिव्स के दरमियान का आंसर दे रही होती है। ऑप्शन ए बी सी नहीं लिखा जाता है सर्वे करने में, ठीक है। ए इज इक्वल टू करके नाम भी दे सकते थे, चलें 12 एक अच्छी कोशिश थी। द सेम टेक्निक में बी यूज। अब यहाँ पे कह रहा है लेट सपोज कि आपके पास मैंने कोई एक ऑर्गेनिज्म देख लिया, मैं आपको कहता हूँ मैंने ये ऑर्गेनिज्म देखा है, ये देखा है मैंने, क्या देखा है मैंने, ये चूहा, क्या देखा मैंने, हेलो, चूहा। इस चूहे को मुझे अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन इस डाइकोटोमस की के अंदर फिट करना है, इसकी मुझे की प्रोड्यूस करनी है। मैंने सबसे पहले कहा कि बताइए पोइक्लोथर्मिक है या होम्योथर्मिक है, ठीक है जी। अब ये पोइक्लोथर्मिक है तो मेरे पास तो ये ऑप्शन होगा कि पोइक्लोथर्मिक क्या होते हैं, जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे होते ना, वो मेंटेन एक हद तक रखते हैं। होम्योथर्मिक जो होते हैं वो उनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, और अगर उनके बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन हो तो वो डिफरेंट सोर्सेज से एनर्जी हासिल कर लेते हैं। तो बेटा ये होम्योथर्मिक है। अगर ये होम्योथर्मिक है तो मुझे स्टेप नंबर 4 पे मूव करना है। वेयर इज द स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4 इज हेयर। अब यहाँ पे अगर मेरे पास ये एक और ऑप्शन है कि अगर ये होम्योथर्मिक है तो बर्ड्स भी होम्योथर्मिक होते हैं, मैमल्स भी होम्योथर्मिक होते हैं। लेकिन बर्ड्स अगर इसकी बॉडी के ऊपर फीदर है तो ये बर्ड्स है, अगर इसके ऊपर फर है तो ये मैमल है। तो ये मैमल है क्योंकि इसकी बॉडी पे फीदर यानी पर नहीं होते, ठीक है। उसके साथ अगर मैं जाता उस पर पिजन पे, तो पिजन भी होम्योथर्मिक था लेकिन उसके ऊपर क्या फीदर्स थे, तो मेरा ऑप्शन या मेरा आंसर बर्ड्स हो सकता था। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। इस तरह से आपकी डाइकोटोमस की प्रोड्यूस होती है, जो कि यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह अच्छी कोशिश की है बनाने की। इन्होंने ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी। अब ये कह रहा है या तो आप ऑप्शन 2 पे जाओ या ऑप्शन 3 पे जाओ, ठीक है। अब वो ऑप्शन 2 और 3 चलें, ठीक, वेरी गुड। तो इसके मुताबिक इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आंसर है इसका बी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहीं से बंदा दो जगह पे जंप कर रहा है बस। चलें जी, आपके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड, क्या होता है जरा जल्दी से तो बताओ। प्लाज्मा क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, हरी अब। सर प्लाज्मा तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। वेरी गुड। टिश्यू फ्लूइड क्या है? और यहाँ पे आपके पास चैप्टर आ जाता है जिसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी वाला ना। जरा आपके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है आपने क्लास में बेटा? ब्लड यहाँ पे आप देखें इस तरह जी की सर। कॉन्सेप्ट के अंदर मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ। सिस्टम बेसिकली आपके पास होता ये है कि अगर हम इन अ ब्रॉडर टर्म अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, मैं सी आई और यहाँ पे लिख देता हूँ एस वाई एस।
अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बेटा, ये दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिमल्स के अंदर ना। एक आपके पास कहलाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है आपके पास लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास ये ब्लड आया, ठीक है जी, ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, कहाँ गया, आर्टरीज के अंदर गया, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में गया, आर्ट्रियोल से आखिर में किस में चला जाता है, कैपिलरीज में चला जाता है। किस में चला जाता है, कैपिलरीज में चला जाता है। ये दीज आर दी कैपिलरीज, ठीक है, ये कैपिलरीज। और फिर यहाँ से किस में चला जाता है, वेंस में चला जाता है, और वेंस से फिर ये आगे, ठीक है, वेन्यूल्स, फिर वेंस, फिर आपके वेना केवा, और फिर राइट एट्रियम में गया। अब ये वाला साइड जो आपकी कैपिलरीज है ना बेटा, ये कैपिलरीज होती है पोरस। पोरस का मतलब जैसे छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं। अब ये ब्लड आता है तो कुछ ब्लड इसमें से लीक हो जाता है, ठीक है। अल्लाह ताला की इसमें भी बड़ी हिकमत है, आप इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ आपको पता चलेगी। अब ये ब्लड यहाँ से यहाँ पे आया, फिर ये आर्टरीज में गया, फिर आर्ट्रियोल्स में गया, फिर कैपिलरीज में गया, और यहाँ से लीक हो गया। और लीक होते 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 आपके पास कुछ टिश्यूज बने हुए थे, ठीक है, यानी ये उस जगह के लिए बनाया जाता है जहाँ पे हमारा ब्लड नहीं पहुँच पा रहा होता अमूमन, ठीक है। इन टिश्यूज को हम नाम देते हैं क्या, आपके, ये आपके टिश्यूज हैं। और यहाँ पे देखें ये खाली स्पेस है जिसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस या टिश्यू स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, मैं बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, वैसे इसका असल नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है बेटा जी। अब ये टिश्यू स्पेस यहाँ पे मौजूद होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यू स्पेस के अंदर ये ब्लड आया, और ब्लड आने के बाद यहाँ पे आके जमा हो गया। ये ब्लड नहीं आया है यहाँ पे, बेसिकली ब्लड का कौन सा कंपोनेंट आया, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। अब ये प्लाज्मा के अंदर यहाँ पे जो इसका प्लाज्मा लीक हुआ है, लेकिन ये प्लाज्मा अगर आपके पास फुल ऑफ देखा जाए तो प्लाज्मा के अंदर सारी चीज़ें नहीं आई। वैसे जो आम प्लाज्मा होता है उसके अंदर WBCs भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटिलेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन इस प्लाज्मा के अंदर ये लीक हो गया, जो प्लाज्मा आया है और इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर जमा हो गया है, इसको हम बोलेंगे आपके पास टिश्यू स्पेस में जमा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स नहीं है, नंबर 1, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स इन छोटे छोटे सुराखों से निकल नहीं सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर छोटी थोड़ी बहुत क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, आपके पास उसकी, बल्कि कह रहा हूँ थोड़ी क्वांटिटी प्रोटीन्स की क्वांटिटी होती है, जिनको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। इसमें एंटीबॉडीज़ जो होते हैं उसकी क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें टी सेल्स जो कि एक तरह की वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ी होती है, क्योंकि जैसे जैसे आगे की तरफ जाता है तो इसके अंदर वेरिएशन आते हैं। अब हम आ जाते हैं दोबारा आपके टॉपिक के ऊपर कि प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ये आपकी प्लेटलेट्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं ना। डिजॉल्व ग्लूकोज, ठीक है जी। अब यहाँ पे लेस डिजॉल्व ग्लूकोज, मोर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, एंड फ्यूअर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब इन दोनों में से आपको क्या यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, प्लाज्मा के अंदर वाइट ब्लड सेल्स तो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, गलत होना, गलत। ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहा है डिजॉल्व ग्लूकोज, नो डिजॉल्व ग्लूकोज। प्लाज्मा में और टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी आपके पास जो है डिजॉल्व ग्लूकोज होता ही होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है लेस डिजॉल्व, मोर डिजॉल्व ग्लूकोज, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड के अंदर आपके पास जो डिजॉल्व ग्लूकोज होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर आपके पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो आगे जाके ग्रो कर रहे होते हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपके आगे जाके काम आ रहे होते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड में डिजॉल्व ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की भी क्वांटिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो बेटा इसके अंदर आपके पास ये जो है ना लेस डिजॉल्व ग्लूकोज, ये तो हो जाएगा सही। अब मोर प्रोटीन और फ्यूअर प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है, टिश्यू फ्लूइड में ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है बेटा, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है, अल्लाह भला करे, आपके पास एंटीबॉडीज़। उन एंटीबॉडीज़ को हम बोलते हैं दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स,
ठीक है, वो एंटीबॉडीज इसमें ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत। डिजोल्व ग्लूकोज, अब नो डिजोल्व ग्लूकोज ये तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज बी, दैट इज बी। अच्छा एक चीज़ और, ये एक है टेक्निकल किस्म का कि टिश्यू फ्लूइड कहाँ कहाँ से मूव होता हुआ जा रहा है और उसके ऊपर उसकी क्वांटिटी वेरी कर रही होती है। जैसे ये स्पेसिस में आता है उस वक्त टिश्यू के अंदर जो है प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जो बी सेल्स हैं और जो टी सेल्स हैं वो अपनी प्रोटीन इसमें रिलीज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह के जो सवालात होते हैं ना, ये पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कैम्ब्रिज जो है ना आपके हर साल सर्वे लेती है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें रखने चाहिए, ऑप्ट करने चाहिए या उनको रिमूव करना चाहिए। लास्ट टाइम भी कराची के अंदर ये हुई थी कॉन्फ्रेंस, और उसके अंदर बहुत सारे मतलब ऑफिशियल टीचर्स वगैरह आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी। तो मैंने वहाँ पे उस वक्त भी यही बात बोली थी कि इस तरह के कुछ सवालात में निकाल के गया था, और मैं कहा था, मैंने कहा सच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर वेरी मच ट्रिकी, क्योंकि उनके अपने पैराए से उनके आंसर्स जो है ना हर एंगल से वो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि जब अभी हमने थोड़ी देर पहले वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट वाला किया, तो यहाँ पे अगर आपके पास वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर बी लग रहा था, लेकिन उससे आगे भी अगर इस पर अगर अगर हम बहस करने आए तो उसके ऊपर जो है वो चीज़ें आपके वो ऑप्शन जो होते हैं वो मोर देन, मतलब उसका आंसर बी भी सही था और सी भी सही था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होती। अब यहाँ पे अगर मैं इनकी जगह होता तो प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता, ठीक है, इधर लिखता लेस प्रोटीन, इधर लिखता मोर प्रोटीन, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ें सही होती। लेकिन बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो कंपैरेटिवली वेरी कर रही होती हैं प्लाज्मा पे भी और टिश्यू फ्लूइड में भी। बहरहाल टिश्यू फ्लूइड के अंदर आपके पास क्या होती है, मोर प्रोटीन होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम चलते हैं। द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑन अपटेक ऑफ नाइट्रेट आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू रूट एयर सेल। अब बेटा जी अब ये बताएं कि रेट ऑफ अपटेक और नाइट्रेट आयन लिए जा रहे हैं और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है। पहले आपके पास ये दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, फिर ये जाके कांस्टेंट हो गई ना। अच्छा ये ग्राफ दे दी गया है, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, इससे आप क्या बताओगे। नाइट्रेट आइंस एंटर द रूट एयर सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहली बात तो बेटा अपने पास लिख रख लो कहीं पे भी, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस ऑफ ओ लेवल्स, आपके पास प्लांट्स के अंदर जो रूट हेयर सेल्स हैं उनमें वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी बाय ऑस्मोसिस, और मिनरल्स कोई भी मिनरल हो, चाहे फॉस्फेट हो, मैग्नेट हो, कुछ भी हो, नाइट्रेट्स हो, वगैरह 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 ना, मिनरल आइंस जो होते हैं ना, आपके मिनरल आइंस जो होते हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ ना नाइट्रेट आइंस एंटर द रूट हेयर सेल बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस तो होता ही वाटर के लिए। यहाँ पे डिफ्यूजन इज अ जर्नल टर्म, लेकिन जर्नल टर्म है, लेकिन यहाँ पे कभी भी डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन का रोल नहीं होता। जबकि ये क्या होते हैं, नाइट्रेट आइंस जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से, रूट हेयर सेल की मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी डिफ्यूजन जो होती है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। नाइट्रेट आयन लीव्स अ रूट हेयर सेल इन लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो, नो, क्योंकि बेटा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जाते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो बेटा ये इसका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज और भी रखनी है बेटा, जैसे आपने सवाल पढ़ना है ना, और सवाल के अंदर आपको आंसर अगर नजर भी आ जाए कि आपका ये सही है, लेकिन आपको बाकी ऑप्शन जरूर गो थ्रू करने हैं, वरना इसका आपको नुकसान होगा, फायदा कभी भी नहीं होगा। कभी कभी आपके पास दो ऑप्शन एक साथ सही होते हैं, और उसके अंदर गलती ये होती है कि नीचे तीसरे ऑप्शन में कहा जाता है कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ। आपने ए को देखा, सही किया, आगे चल दिया, नो ही भाई, पूरे आपके ऑप्शन पढ़ने हैं, उस पर फिर आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट कौन सा है। ठीक है, और क्यों है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये डायग्राम दे दी है, शोज अ गार्डन पॉन्ड विद अ फाउंटेन वर्कड बाय अ पंप, द फाउंटेन ब्रिंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू फिश इन द पॉन्ड। ठीक है जी, ये गार्डन है, इसमें पंप है, इसी का पानी ऊपर की तरफ जंप कराया जा रहा है और शावर हो रहा है।
और हवा में मौजूद ऑक्सीजन उसके साथ डिफ्यूज हो गई है। डिफ्यूज होने के बाद जब ये पानी यहाँ पे आएगा तो यही ऑक्सीजन के अंदर ये डिफ्यूज, यही पानी में डिफ्यूज ऑक्सीजन होगी जिसमें मिक्स होगी और मछलियों के काम आएगी। अब इसने इसको यहाँ पे पी का नाम से यहाँ बता दिया कि ये पी है। चलिए ये आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है विद द सिस्टम कैन बी कंपेयर्ड विद द पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द पंप इज कंपेयर्ड विद द हार्ट। ये जो पंप जो है वो हार्ट है, ठीक है। व्हाट आर पी एंड क्यू कंपेयर्ड। अब यहाँ से क्यू जो है ना ये वो जगह है जो कि पानी जो है जिसमें ऑक्सीजन कम थी, और ये पी वो है जिसके अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन कम इसमें कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में तो बेटा ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ना, है भाई? जी सर। कैसे होती है ज़्यादा, कैसे होती है? अरे मेरी अम्मा ये पल्मो है, पल्मो का मतलब होता है लंग्स, ठीक है मेरे बच्चे। लंग्स में, अच्छा आर्टरीज में वैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, सही है। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, और वो आगे जाके लंग्स में जाके ऑक्सीनेटेड होगा। ऑक्सीनेटेड होने के बाद फिर आगे जब किया जाएगा। बेसिकली यहाँ से पंप से अगर आपके पास गौर से देखा जाए तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहले आया ब्लड में, हार्ट में, और हार्ट से गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए एयर में। तो ये आपके पास क्यों हो सकती है क्या, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आ रही है हार्ट में, और फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही लेके जा रही है हार्ट से। तो कौन सी ऐसी चीज होती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट में, दैट इज वेना केवा। अब आपको ऑप्शन नंबर बी और सी, ये दोनों जो है ना इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर ढूंढना है। ये तो हो गया कि क्यू कंफर्म है, वेना केवा है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है वो लेकर आ रही है, और ये हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए उसको लंग्स में भेजता है। लंग्स में जो चीज़ लेकर जाती है ब्लड वो है पल्मोनरी आर्टरी। इसका ऑप्शन है बी, है जी। आपने कार्डियक साइकिल पढ़ी है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। डी, सर सी नहीं होगा क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है वो लाती नहीं है ऑक्सीजन। बेटा इलाज ये थोड़ी है। आप गौर से देखें, यहाँ पे मैं इसको जूम कर रहा हूँ, देखें इस पानी में ऑक्सीजन की कमी है, इस पानी को आपने क्यू नाम दे दिया है ना, ये जो ये आर्टरी है ना, इससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। ये पंप है, पंप का मतलब हो गया आपका दिल, और यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड आगे जा रहा है और ये हवा से ऑक्सीजन लेके दोबारा अंदर आ रहा है। ये जो एयर है ना यहाँ पे, दिस एयर इज बेसिकली व्हाट, दिस इज लंग्स, ठीक है, दिस इज लंग्स। मैं आपको इसको इस तरह से कर लेता हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आपको मैं अभी यहाँ पे इसको समझाता हूँ किसी दूसरे ग्राफ के अंदर। ठीक है, ये जो आपके पास ये कॉपी मैंने कर दिया इधर, ठीक है जी। अब जरा गौर से देखिएगा इसे। अच्छा, ये क्या है, ये पानी के अंदर ये जो क्यू है बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। दिस क्यू इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये वाटर जो है बेसिकली ये डीऑक्सीनेटेड है। वाटर इज व्हाट, दिस इज डीऑक्सीनेटेड। मैं आई एम जस्ट राइटिंग डी एंड ओ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये, डू नहीं है। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये हार्ट क्या है, ये पंप क्या है, पंप इज द हार्ट। आपका जो पंप है इट इज बेसिकली व्हाट, दिस इज हार्ट। यहाँ पे मैं पंप के लिए नीचे लिख देता हूँ
हार्ट, ये हार्ट है, एच। अब हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सी चीज लेकर आती है? वेना केवा। एग्री करेंगी? जी सर। अच्छा जी, अच्छा। अब यहाँ पे अब सर। सुने सुने सुने, अब मैं आपको पहले इसकी पहले लॉजिक बता दूं, फिर आपकी डिस्कशन हम लेंगे। अब ये एयर है, एयर के अंदर आपके पास क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पे एयर में ब्लड जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड होके वापस आ रहा है। बेटा ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे मौजूद है एयर में, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज योर लंग्स, दिस इज योर लंग्स। लंग्स में जाता है ना ऑक्सीजन लेने के लिए। अब बताएं कि लंग्स के अंदर आपके पास ये ब्लड, ये लंग्स में जाता है, कौन सी चीज है जो लंग्स में लेके जाती है? लंग्स पल्मोनरी में, यस। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही है। हार्ट से देखें ये एरो निकल रहा है ना, ये तो इधर जाके ऑक्सीजन मिलेगी ना। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना। तो इसका ऑप्शन जो मेरे बच्चे जो नजर आएगा ना, जो मेरी अक्ल जहां तक मुझे जवाब दे रही है अल्लाह ताला के हुक्म से। सर लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि द पंप जो है वो ब्रिंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू द फिश इन द पॉन्ड। ठीक तो है, अब सर सुने फिर पल्मोनरी सुने वेन सुने, नहीं लाती? पूरा सवाल पढ़े। द डायग्राम शोज अ गार्डन पॉन्ड विद अ फाउंटेन वर्कड बाय अ पंप। द फाउंटेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजन। पंप जो है ना, फाउंटेन जो है, ये पूरा फाउंटेन है। ये पंप की बात नहीं हो रही, द फाउंटेन है। ये जो फाउंटेन का मतलब, ये जो फुहारा निकल रहा है ना, फुहारा निकल के जो नीचे आ रहा है, ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है। यहाँ पे पंप लिखा होता तो मैं आपकी बात से 110% इत्तेफाक कर देता। यहाँ फाउंटेन की जगह अगर पंप लिखा होता, लिखा हुआ है द फाउंटेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजन, यानी ये जो चश्मा जो ये निकल रहा है, ये जो ये धारियां आ रही है ना, ये ऑक्सीजन को लेके आ रही है। ठीक है, फ्रॉम एयर टू द फिश पॉन्ड वीट, यानी कि इसने पंप ने ये बाहर भेजा और इसने ये पानी यहाँ पे डिसॉल्व किया, उसने ऑक्सीजन को डिफ्यूज किया और यहाँ पे पानी के अंदर लेकर आ गया इस पॉन्ड के वाटर में। अब वो कह रहा है कि ये आप हार्ट की शक्ल है पंप, और बाकी सारी चीज़ें आपकी दूसरी हैं। तो अब आपके पास बताएं कि इस हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो लेके आती है वो होती है वेना केवा, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। तो ऑप्शन इज बी। गॉट इट माय पॉइंट? हेलो, ठीक है। जी सर। हार्ट के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लाता है? वेना केवा। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके कौन जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। क्यों लेके जाती है भाई? उसका रीजन ये है कि वो लंग्स में लेके जाती है, वहां पे ऑक्सीजन मिलता है, फिर वापस आता है। अब कह रहा है व्हाट लाइंस द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई। एल्वुलाई कहाँ होते हैं? हमारे पास लंग्स के अंदर होता है ना, लंग्स के लास्ट पार्ट है। व्हाट लाइंस द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो वो जो इनर लाइनिंग होती है ना, वो किस चीज़ की बनी होती है? अ कारपेट ऑफ सीलिया, अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर, अ नेटवर्क ऑफ वेन, अ थिन शीट ऑफ मसल्स। ठीक है, इसके लिए आपको एक बड़ी मजे की चीज़ दिखा देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आपके पास है सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज बेस चीज़। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको नॉलेज बेस के अंदर क्या होता है कि कारपेट ऑफ सीलिया, सीलिया होते हैं आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। फिल्म ऑफ मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर तो होता है अंदर, ह्यूमिड कंडीशन हल्की सी होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की डिफ्यूजन आराम से हो सके। एंड नेटवर्क ऑफ वेन। सवाल ये होता है कि नेटवर्क ऑफ वेन जो है ना, नहीं होती। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, वो भी एल्वुलाई के बाहर होती हैं, अंदर नहीं होती। यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ वेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो गया गलत। कारपेट ऑफ सीलिया ये भी हो गया गलत। अब ऑप्शन नंबर या तो बी है या तो डी है, थिन शीट ऑफ मसल्स। मसल्स की एक बिल्कुल थिन सी शीट। ठीक है, अब इसके ऊपर होती है इलास्टिन प्रोटीन्स होती है ना। बाकी आपके पास जो रह गए द फिल्म ऑफ मॉइस्चर। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड गूगल बाबा। गूगल बाबा से मिली है आप कभी?
जी सर। हाँ, जिंदगी में हमें कोई काम नहीं होता, गूगल पे हम लिख देते हैं। और गूगल पे भी अजीब अजीब किस्म की माशाल्लाह से अब आजकल सर्च आना शुरू हो गई। मैंने खुद ऑब्जर्व किया। मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा, फिर आप यूं करके लिखे, मैंने लिखा, फिर कुछ भी लिखो तो उसमें जवाब आ जाएगा। मैंने लिखा माय बैंक अकाउंट नंबर, उसमें कोई जवाब ही नहीं आया। मैंने कहा दैट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके पास लिख रहा हूँ एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एल्वेओलाई। मॉर्फोलॉजी का बताया था ना आपको, मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल आपके पास है ना एल्वेओलाई, बल्कि एल्वेओलाई, बल्कि एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। देखें, ये आपके बुक के अंदर भी ये इस तरह की कोई तस्वीर नजर आ रही होगी आपको ना। ये रे एल्वेलाई, ये कर्सर पे देखें आप, ये बाहर जो है ना ये पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, वेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने उस ऑप्शन को गलत कर दिया था। ठीक है, अब इस एल्वेलाई के अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको सीलिया मिलिया नजर नहीं आएंगे। जैसे ये भी अगर आपके स्ट्रक्चर है, इसको मैं यहाँ पे करके यूँ दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये एल्वेलाई के बैग्स हैं, इसके अंदर आपको कहीं पे भी सीलिया नजर नहीं आ रही। सीलिया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसकी जो इंटरनल लेयर होती है ना मेरे बच्चे, वो मॉइस्ट होनी चाहिए, वरना ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज नहीं होगी। अब आप खुद देखें कि इसमें ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज हो रही थी, इसमें कहीं में मॉइस्ट स्किन लिखा हुआ। अ थिन शीट ऑफ मसल्स, ये बेटा जितनी भी एल्वेलाई वगैरह जो चीजें ये खुद मसल्स की बनी हुई हैं, इनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। दिल के मसल्स को कार्डियक कहते हैं, जो हमारे बोन्स के साथ लगे हुए स्केलेटन है, और बाकी ये जो ऑर्गन्स हैं ये स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। तो शीट तो है नहीं मसल्स की, ये पूरी मसल्स की बनी हुई है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा बी, अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा ना तो ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं होगी, लाइक ये जो अभी ऊपर वाले सवाल में किया है। और अगर डिफ्यूज नहीं होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा। अब आपके इसका ऑप्शन क्या है आपके पास? बी। अच्छा जी, आगे की तरफ चलते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट अ डायलिसिस इन अ किडनी मशीन। ईच शेप रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल फाउंड इन द ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड, व्हिच शेप रिप्रेजेंट द प्रोटीन। प्रोटीन की शक्ल कौन सी है इसमें? अब ये डायलिसिस, ये हमारे पास आर्टिफिशियल किडनीज होती हैं। अल्लाह ना करे किसी को डायलिसिस की ज़रूरत पड़े, अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम रखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये गुर्दे मौजूद हैं और अगर वो काम नहीं करते तो इंसान डायलिसिस पे चला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये डायलिसिस फ्लूइड इन हो रहा होता है और डायलिसिस फ्लूइड आउट हो रहा होता है। ठीक है, ये ब्लड आउट हो रहा होता है, ये ब्लड इन हो रहा होता है ना। अब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर क्या चीज़ है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। एक आपके पास क्या है कि ये है आपके पास जहाँ पे इन हो रहा है एक स्क्वायर है, और ये आपके पास इस तरह से कोई सर्कल्स हैं। लेकिन जब ये आउट हो रहा है तो इसमें ये ट्राइंगल्स भी मौजूद हैं। इसमें क्या है, ये दीज आर दी ट्राइंगल्स। अब ये कह रहा है विच रिप्रेजेंट द प्रोटीन। इसमें प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अगर आप गौर से देखें, प्रोटीन का साइज जो होता है वो होता है बड़ा, और इतना बड़ा होता है कि प्रोटीन आराम से जो होती है आपके पास डिफ्यूज इन नहीं हो सकती। तो इसमें आपके पास सबसे बड़ा ये ए बी सी डी, इसमें सबसे बड़ी चीज आपको क्या नजर आ रही है? दैट इज दिस सर्किल। मॉलिक्यूलर साइज प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना। और इन मिनरल्स का काम तो ये होता है कि आपके पास जो एक्सेसिव नाइट्रेट्स हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब कर लें। अब ये जो ट्राइंगल शाइंगल वाली चीज़ें हैं, ये यूरिया और यूरिक एसिड है। ठीक है, अब ये आपके पास मॉलिक्यूल सेम है, इनकी कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन ये प्रोटीन जो है वो इसमें से डिफ्यूज नहीं हो सकती क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। इसका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, इनमें सब में देखें, ये आपके चार चीजें दी ना, ए बी सी डी, इनमें सबसे बड़ा साइज जिसका होगा वो प्रोटीन होगा। ये प्रोटीन है। ठीक है, इट कैन नॉट मूव आउट फ्रॉम द थिन पोरस मेम्ब्रेन ऑफ डायलिसिस। ठीक है बेटा, अब आगे की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, माशाल्लाह से इन्होंने एक शुगर और यीस्ट और वाटर डाला है। इसमें वही पुराने वाले सवाल की तरह है, यीस्ट जो है फंगस होती है, वो क्या करती है, ये फंगल जो सेल्स होते हैं ये फर्मेंट करते हैं शुगर को और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे बलून जो है भुड़क करके फूलना शुरू हो जाएगा। कह रही है experimented to investigate the anaerobic respiration, two bottles are set up in warm room as shown। कह रहा है what could happen to each balloon after one day। क्या होगा बेटा जी, पहले ये होगा कि आपके पास जो होगा ना जिसमें शुगर मौजूद है वो बलून फूल जाएगा, जिसमें शुगर है ही नहीं वो यीस्ट कुछ कर ही नहीं सकती, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, तो इसके अंदर पी जो होगा वो स्वेलअप होगा और क्यू जो होगा वो एम ए का एम ही रहेगा। तो दोनों जो हैं स्वेलअप नहीं हो सकते, टक टक, दोनों सेम कंडीशन में नहीं रह सकते, टक टक रॉन्ग, ये स्वेलअप तो नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन है ए। समझ में आ रही चीज? जी सर। ठीक है, जिस चीज में शुगर थी उसको फर्मेंट किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना ली और उसमें ये बलून इस तरह की शक्ल उसकी स्वेलअप होना शुरू हो गई। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, आसान है, तो बहुत आसान है, पीनट। ठीक है, अब ये चीज आपके पास कह रहा है विच पार्ट ऑफ द स्किन आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कौन सी चीज कंट्रोल करती है? ब्लड वेजल्स। यस, ब्लड वेजल्स होती है ना, कि आपके पास अगर हॉट हो तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो या वेजो डायलेशन हो जाती हैं, हॉट या कोल्ड के अंदर अलग अलग ये टेम्परेचर रिसेप्टर। बिल्कुल, हमारी बॉडी के ऊपर जो टेम्परेचर के, जिसको थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, वो सेंस करते हैं कि भाई बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहर अगर गर्मी है तो वो एक्टिवेट कर देते हैं स्वेट ग्लैंड्स को और कहते हैं भाई चलो स्वेट निकालो। तो इसका तो बहुत ही आसान ऑप्शन है, ये तीनों ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, दैट इज ऑप्शन ए। स्वेट ग्लैंड स्वेट निकाल के टेम्परेचर को जो है वो बहाल रखने की कोशिश करता है। टेम्परेचर रिसेप्टर क्या करते हैं, ये भी आपके बॉडी का इन्वॉल्व इन, अब ये सारे के सारे यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इन्वॉल्व। ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कोई एक चीज से इन्वॉल्व नहीं होता है स्किन के अंदर ना, विच पार्ट ऑफ स्किन, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड वेजल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है रिसेप्टर उसके, और ये ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर रिसेप्टर फील करेगा कि भाई ठंडक है बाहर या गर्मी है। अब उस ठंडक और गर्मी के मुताबिक ब्लड वेजल जो होंगी वो वेजो कंस्ट्रक्शन या वेजो डायलेशन वाली कंडीशन हो जाएगी। और अगर ठंडक होगी तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट नहीं होंगे, अगर गर्मी होगी स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे और स्वेट निकालना शुरू कर देंगे। तो इसका ऑप्शन है ए, इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। आगे चलते हैं बेटा, विच स्ट्रक्चर डज द लाइट पास थ्रू व्हेन इट इज फोकस्ड ऑन रेटिना। अब इसका जवाब तो आपको दे देना चाहिए आराम से। आपका जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहां से लाइट पास हो जाती है व्हेन इट इज फोकस्ड ऑन रेटिना? ठीक है, कॉर्निया, लेंस, स्क्लेरा। बेटा कॉर्निया सामने वाली लेयर होती है, लेंस उसके बाद होता है, फिर आता है स्क्लेरा। अब इसके अंदर कौन सी जगह है जहां से आपकी लाइट पास हो सकती है? जरा इधर आ जाते हैं दोबारा आपके पास। इसके लिए मैं आपको जिसकी शक्ल दिखाऊंगा मैं, किसकी, आई की ना, ह्यूमन आई की। गूगल बाबा बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन अगर लोग उसको इस्तेमाल सही डायरेक्शन में करें। जी। कुछ जैसे लोग हैं बेचारे, वो क्या करते हैं कि वो लिखते हैं माय बैंक अकाउंट नंबर। अब बैंक अकाउंट नंबर जो है ना वो कैसे नजर आएगा? ये देखें जी, कोई भी हम एक आंख उड़ा लेते हैं आपके कहने के मुताबिक, हमने ये आंख उड़ा ली। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें पूछ रहे थे, मैं आपको कहा ना कॉर्निया ये रहा, लाइट इसमें से भी पास हो जाती है, फिर आ जाता है लेंस, लाइट इसमें से भी पास हो जाती है, और ये होता है आपका स्क्लेरा। ठीक है, अब स्क्लेरा क्या लाइट पास करता है? ठीक है, रेटिना पे फिक्स होने के बाद, जब रेटिना पे फिक्स हो जाए तो क्या लाइट पास होती है उसमें से? ठीक है, ठीक है, ये नहीं। आप बताइए, स्क्लेरा से लाइट पास हो सकती है?
ये रहे, देखें यहाँ पे पूरे एक, देखिए स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट सराउंड्स द कॉर्निया। इनफैक्ट द स्क्लेरा फॉर्म मोर देन 80% ऑफ द सरफेस एरिया, इसको छोड़ दें। अब उसको सराउंड्स के अंदर होता है ना, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंटीरियर स्क्लेरा इज विजिबल। ठीक है, इसमें से लाइट पास हो सकती है लेकिन होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है इसकी पोजीशन की वजह से कि भाई लाइट पास करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा बॉस। तो इसका ऑप्शन है बी, कॉर्निया लेंस, इसमें लाइट गुजर जाएगी लेकिन स्क्लेरा वहाँ पे पोजीशन ही नहीं होती। रेटिना की तरफ जाके स्क्लेरा की पोजीशन ही नहीं बनती और यहाँ पे लाइट पास करके कुछ होता भी नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन आएगा बी, स्क्लेरा तो साइड की आपके पास स्ट्रक्चर है। या अल्लाह भला करे आपका, सर ऑप्शन बी है। ये ऑप्शन बी है। रेटिना में फिक्स होने के बाद लाइट, देखो लाइट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एरो यहाँ पे करके बनाता हूँ, आप खुद ब खुद देखिएगा। स्क्लेरा ये देखें, ये जो व्हाइट बॉल होती है ना, व्हाइट रीजन होता है, ये यहाँ तक तो लाइट का जिक्र ही नहीं है। लाइट तो बेसिकली ऊपर से जो कॉर्निया है यहाँ से जाएगी और कॉर्निया से ये लेंस से जाएगी और लेंस से जाने के बाद ये लास्ट पोर्शन जो होता है रेटिना, इस पे जाके पड़ेगी। तो यहाँ पे स्क्लेरा का तो यहाँ पे रोल ही नहीं बनता कोई। ये देखें, ये जो व्हाइट व्हाइट जो हिस्सा है ना, ये जो आंख के चारों तरफ देखें, इस वाली आंख के अंदर देखें, ये देखें क्या है, क्या आपके पास ये खुद बता रहा है। देखें यहाँ से ये लाइट निकली और ये यहाँ से गई, ये लेंस से गई और ये कॉर्निया पे आ गई, लेकिन ये इसका स्क्लेरा से कोई लेना देना ही नहीं है। जो व्हाइट रीजन जो है इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा बी। अब ये कह रहा है विच फंक्शन इज नॉट कैरीड आउट बाय द लीवर, ब्रेक डाउन ऑफ एल्कोहल, यस ये लीवर करता है। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ये भी लीवर करता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये भी लीवर करता है। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नहीं एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। तो ये आपके पास इसका ऑप्शन है डी। ठीक है जी, लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है एंड बाइल इज नॉट एंजाइम, एंजाइम नहीं है बाइल। बाइल का तो काम ये है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रल करे पीएच को और उसके साथ साथ अल्लाह भला करे फैट्स की इमल्सिफिकेशन में काम में आती है, एंजाइम नहीं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन सफर्स अ हेड इंजरी इन हिज सेरिब्रम इज डैमेज। इन्हें अब वो क्या होगा बेचारे को, पहले तो बताएं सेरिब्रम होता कहाँ पे। ठीक है ना, ये देखिए इधर भी आपको दोबारा, आपको ब्रेन पढ़ा है आपने, न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम, यस। क्या होता है ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम कहाँ होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम अलग चीज है। सर सेरेब्रम मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, सेरिब्रम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये देखें, ये रहा सेरिब्रम और सेरिब्रम, बड़े एक अंतर है, इसमें अंतर है, लेकिन कौन सा अंतर है, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं ना। मोस्ट मूवमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट मसल ग्रुप एक्टिंग टुगेदर इन टेम्पररी कोऑर्डिनेशन फैशन। One major function of the cerebellum is to coordinate the timing of the force of these different muscles group. जो आपने बात बोली है बिल्कुल सही है, लेकिन कौन से मसल्स को कब काम करना है ये काम होता है, यानी हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स है ना, जो हमारी बॉडी के वो मसल जो हमारे बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना। अब एक बंदे के सेरिबेलम डैमेज हो गया है तो क्या उसकी हार्ट बीट की मूवमेंट डिस्टर्ब होंगी? नो, क्योंकि ये हार्ट बीट इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, अब ये कह रहा है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज विजुअल स्टिमुली, क्या आंखें उसकी सही काम नहीं करेंगी? नहीं भाई, इससे कोई लेना देना ही नहीं है सेरिबेलम से। ठीक है, लैक ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है आपका थर्मोस्टेट कौन सा होता है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, इसको भी छोड़ दें।
पुअर कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट्स, यस, ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड बेटा, आगे चलें। जी सर। द डायग्राम शोज processes in the production of cheese. Which process is there is a significant reduction in pH? कौन सी चीज़ है जिसके अंदर pH कम होगा, यानी एसिडिक pH हो जाएगा? लिक्विड मिल्क है, पास्चुराइज मिल्क है, कर्डल मिल्क है, ये हमने एटीपी के अंदर भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। सॉलिड कर्ड्स हैं और चीज़ है। बेटा लिक्विड मिल्क है ना, जिसमें लैक्टोज शुगर जो होती है ना, जी सर। वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। जहाँ पे आपके पास जो है कौन सी चीज़ है जिसके अंदर आपका पीएच जो होता है सबसे कम होता है? इन विच प्रोसेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पीएच? सॉलिड कर्ड्स एंड चीज, लिक्विड वे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है ये सी ऑप्शन। ठीक है, कर्डल मिल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पीएच नीचे की तरफ आना शुरू होती है, और जब ये सी यानी कि इतनी पीएच नीचे आना शुरू हो जाती है कि उससे मज़ीद नीचे नहीं आ सकती, तो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है या फिर वो वाटरी शक्ल में रहता है। द ऑप्शन इज सी। जो डी जो है, ये जो सॉलिड कर्ड बन गया है ना, उसको चीज़ के अंदर यानी उसके अंदर से वाटर को रिमूव करके उसको चीज़ की शक्ल लेना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पीएच कम हो चुकी होती है उसमें हो चुकी होती है सी में। ठीक है, पास्चुराइज मिल्क जब कर्डल मिल्क में हो रहा है इस वक्त पीएच कम होना शुरू हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा कम कहाँ होगी? जब पूरे कर्डल्स सी बन में। चुके होंगे। सी है। बी, व्हाई डज एन इकोसिस्टम नीड टू बी एक्सपोज रेगुलेटरी टू सनलाइट? भाई एक इकोसिस्टम को सनलाइट में क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई जब तक वो सनलाइट से प्लांट एनर्जी नहीं लेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस के बाद वही जो फूड जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर से प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो तो हर्बीवोर है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्चरी कंज्यूमर, इस तरह से आपके पास एनर्जी लेवल जो है वो ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी इज कन्वर्टेड टू बायोमास, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, नहीं, एनर्जी इज लॉस्ट टू डिकम्पोजर, एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्लांट्स। एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, जब रिफ्लेक्ट करेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है ए, एनर्जी इज कन्वर्टेड टू बायोमास, क्योंकि एनर्जी की वजह से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसकी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है और उसका आहिस्ता आहिस्ता मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गई? आगे की तरफ चलते हैं। 21, विच रो शोज व्हाट कॉज एड्रेनलिन एंड इंसुलिन टू बी रिलीज एंड द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन ऑन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन? इंसुलिन जो होता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? कम करता है। एड्रेनलिन क्या करता है? वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? जब भी एड्रेनलिन जो होता है फाइट और फ्लाइट सिस्टम है ना, वो बेचारा क्या कर रहा होता है? वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है जल्द से जल्द। क्यों? ताकि वो ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन में काम में आ सके और उससे एनर्जी हो। अब ये हार्मोन है एड्रेनलिन, यस ये बात तो है, दोनों ही हार्मोन है, एड्रेनलिन भी और इंसुलिन, दोनों हार्मोन है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, एड्रेनलिन इज अ हार्मोन आल्सो, जो एड्रिनल ग्लैंड से निकला और ये पेंक्रियास से निकलता है। अब ये कह रहा है कि एड्रेनलिन कब निकलता है? व्हेन रिलीज इन ब्लड आफ्टर मील, व्हेन एंशियस, आफ्टर मील, व्हेन फास्टिंग। अब इंसुलिन तो उस वक्त निकलता है जब हम खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद इंसुलिन रिलीज होना शुरू होता है क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल हाई हो जाता है। अब मुझे जो ऑप्शन देखना है, ये ऑप्शन नंबर डी तो खत्म हो गया ना। फास्टिंग में तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, इंसुलिन वैसे ही कम हो जाएगी। अब आफ्टर मील के बाद ये कह रहा है इफेक्ट ऑन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंसुलिन निकलने के बाद इन डिक्रीज होगी ना। जी सर। हैं? लेकिन अगर आप एड्रेनलिन ने आफ्टर मील खाना खाने के बाद, वो डिक्रीज होगी नहीं, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि एड्रेनलिन भी क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। व्हेन एंशियस, जब हम बड़े एक्टिव होते हैं तो ग्लूकोज के लेवल यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका ऑप्शन है बी। यहाँ पे भी आपको दिखाया था फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन। फाइट और फ्लाइट सिस्टम चलाता है ये।
देखें की एक्शंस, पढ़ें इसको, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, शाबाश। ये जो मैंने हाईलाइट किया, आवाज़ नहीं आ रही Key मेरा। actions key actions of adrenaline include increasing the heart rate, increasing blood pressure, expanding the air passages of lungs, enlarging the pupil in the eye, redistributing blood to the muscles, and altering the body's metabolism so as to maximize blood glucose levels, क्या लिखा हुआ है? primarily for the brain. ब्लड के ग्लूकोज को लेवल बढ़ाना। Maximize blood. अब ये इंसुलिन के अंदर, यहाँ तक ये ऑप्शन नंबर सी तो सही था कि खाने के बाद इंसुलिन के लेवल जो है वो बढ़ते हैं, लेकिन मसला ये है कि इंसुलिन बढ़ेगी तो ग्लूकोज लेवल कम होता है। यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ था, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही गलत होगा। अब मेरे पास बी के अंदर है, तो बी के अंदर एड्रेनलिन जो है उसका ताल्लुक क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, वो इंक्रीज करती है ना, डिक्रीज नहीं करती। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। 22 पे आ जाते हैं। द डायग्राम शोज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। चलें जी, व्हाट डज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट? ठीक है, एक्स आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वाई ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स न्यूक्लियाई। अब विद सेल न्यूक्लियाई, ये तो आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी। अब ये कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक है। ठीक है, और ये वो हैं जो कि आपके पास क्या है, ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा क्या है कि ये, और ये वो रीजन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे तो वायरसेस को हम कहते हैं कि ये दिस इज नीदर लिविंग नॉन लिविंग का जंक्शन है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स क्या है, वाई क्या है और जी क्या है। पहले तो आप वाई देख लें। वाई में ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वाई इधर आ रहा है ना, वाई दिस इज वन, एंड दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, और ये सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है जी। तो वायरसेस तो वाई में आ ही नहीं सकता क्योंकि वायरसेस सेल तो होते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी तो हो गया कट, और ऑप्शन नंबर बी भी हो गया कट। वायरसेस आर ए सेलुलर। ठीक है जी। अब आपके पास रह जाता है फंगी एंड बैक्टीरिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके साथ ही कंबाइन कर रहा है, सेल के बने हुए, और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विद सेल न्यूक्लियस, जिसमें सेल का न्यूक्लियस भी हो कंप्लीट। बैक्टीरिया में क्या सेल का न्यूक्लियस कंप्लीट होता है? नहीं होता ना। तो वाई तो हो गया, ये माइक्रोस्कोपिक फंगी है, जिसमें कंप्लीट, जैसे यीस्ट होती है वो होता है, उसका सेल का न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, और बैक्टीरिया में सेल का न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता। द ऑप्शन नंबर ए इज देयर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? पहले तो मैंने ये देखा कि ये आपके पास ऑर्गेनिज्म विद सेल न्यूक्लियाई एंड मेडअप ऑफ सेल, तो वाई में वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो सेल के बने हुए। तो बेटा वायरसेस तो सेल के नहीं बने होते हैं, तो या तो मुझे अब ऑप्शन नंबर ए चूज करना है या डी चूज करना है। ए में आपके पास एक्स, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे देखना है एक्स। एक्स के अंदर कह रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इसने कहा कि ये यहाँ पे जाके इतना रीजन जो है ये कंबाइन हो रहा है। अब ये वो रीजन है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारे आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक फंगस भी आ जाता है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया भी आ जाता है, माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ भी आ जाता है, लेकिन अब फंगस और बैक्टीरिया में से मुझे लेना है ना। अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ भी है, एक्स तो मैं यहाँ पे इसलिए कंसीडर नहीं कर सकता, ये सेल के बने हुआ ही नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है ए, क्योंकि फंगस जो होता है उसमें कंप्लीट न्यूक्लियस है। वाई वाले साइड में देखिए कंप्लीट न्यूक्लियस दिया हुआ है, एक्स के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं दिया हुआ, दिस इज ए। ठीक है जी। बैक्टीरिया में सेल न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता। 23, द डायग्राम शोज अ सिंपल apparatus दैट कुड बी टू प्रोड्यूस अल्कोहल। ठीक है जी। व्हाट इज द रोल ऑफ यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग वाटर? अब ये ग्लूकोज सोल्यूशन है बेटा, इसका रोल क्या है वाटर का? ये आपने केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा होगा, अगर आप केमिस्ट्री मैटर से पढ़ रही हो ना, उस क्लास में इस तरह के सवाल हैं बेटा जी। यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के बाहर आएगी, तो ये वाला जो लेवल है ना वाटर का, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, और ये वाला लेवल है हैंड जो, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द यू शेप ट्यूब कंटेनिंग वाटर? अब इसमें ए लिखा हुआ है टू कीप बैक्टीरिया इन ऑक्सीजन आउट,
to keep bacteria in and oxygen out, to keep bacteria out and oxygen in, to keep bacteria out and oxygen. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? द डायग्राम शोज द सिंपल apparatus that could be reduced to alcohol. यहाँ पे ये कह रहा है कि अल्कोहल बनाने में काम आता है, ये ग्लूकोज का सोल्यूशन है, ये आपके पास यीस्ट मिक्सचर है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी, ठीक है, या फिर जो भी गैस है, जो ऑक्सीजन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा जेड है, वो गैस यहाँ से रिलीज हो रही होगी और यहाँ से आपके पास ये बाहर जा रही होगी। अब टू कीप बैक्टीरिया इन, ठीक है जी, बैक्टीरिया इसके अंदर ही रहे और ऑक्सीजन ये वो बाहर चली जाए। पहली बात तो ये है, बैक्टीरिया का ताल्लुक नहीं होता अल्कोहल से ना, वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती नहीं है, वो यीस्ट करती है। तो यहाँ से बैक्टीरिया को हमें बाहर निकालना है ना, अंदर नहीं रखना, नहीं तो ये आपके पास ये मिक्सचर जो है ना यीस्ट के साथ, वो बैक्टीरिया सॉल्यूशन जो है आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अब ऑप्शन आएगा सी एंड डी, क्योंकि यहाँ पे यीस्ट का जिक्र है तो बैक्टीरिया को आउट ही रखना है। अभी कह रहे टू कीप बैक्टीरिया आउट एंड ऑक्सीजन इन। बेटा ऑक्सीजन इन नहीं हो सकती, क्योंकि अल्कोहल जो होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो उसमें ऑक्सीजन इन नहीं होगी, आउट हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका डी। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया का अल्कोहल से ताल्लुक नहीं होता, यीस्ट का होता है। तो बैक्टीरिया को आउट रखना है तो मेरे पास देखें ये लिखा हुआ है ना, बैक्टीरिया आउट, बैक्टीरिया आउट, ठीक है। अब इस जगह पे मुझे ऑप्शन सी या डी चूज करना है। अब अल्कोहल की फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन इन नहीं होती, आउट होती है, तो ये ऑप्शन नंबर है डी। द डायग्राम शोज द फूड चेन, ट्री, माइस, कैट एंड फ्लीज। ये ट्री दरख्तों की क्वांटिटी, फिर माइस चूहे या चूहे वगैरह, फिर कैट्स, फिर फ्लीज। अब देखें बेटा यहाँ पे बात सुनो, अब ये एक फूड चेन है, फ्लीज किसे कहते हैं आपको पता है? फ्लीज, FLEAS, ये वो जुए या फिर जुओं की तरह की चीजें जो कि कुत्ते बिल्ले वगैरह टाइप के जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उनमें आ जाती है। अब एक कैट में फ्लीज की क्वांटिटी तो सबसे हाई होगी, कैट्स की क्वांटिटी कम होगी, माइस की क्वांटिटी भी हाई होगी, ठीक है ना, और ट्रीज की क्वांटिटी कम होगी। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ है, ये डायग्राम है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा हो कि आपके पास सबसे पहले ये ट्री से स्टार्ट हो रहा है, तो ट्री की क्वांटिटी आपके पास कम होगी, चूहों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, फिर ये इसका फिर ये कैट्स की क्वांटिटी कम होगी, फिर फ्लीज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। दिस ओनली रिप्रेजेंट हियर सी और डी, सॉरी, तो ऑप्शन है डी। देखें ट्रीज कम है, जैसे मिसाल के तौर पे एक दरख्त है, उसके अंदर मिसाल के तौर पे उसके अंदर बिल बना हुआ है और 20 चूहे उस तरफ उसके बिल में रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे सिर्फ 2 बिल्लियाँ मौजूद हैं, ठीक है। अब उनकी क्वांटिटी चूहों से कम है, लेकिन हर बिल्ली के अंदर बहुत सारे जुए हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन डी आ गया। द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। चलें जी, अच्छा ठीक है, हमने बात मान ली इनकी। कह रहा है विच प्रोसेस अकर एट एक्स। एक्स में हो क्या रहा है, नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर, वो दोबारा जमीन पे आ रही है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन द प्लांट, ठीक है। अब ये किस तरह से जमीन पे आ रही है बेटा, डिकम्पोजिशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बेटा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपको यहाँ पे इधर भी बताया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये नाइट्रोजन किस तरह से यूज हो रही है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, ये देखिएगा आप, अल्लाह अकबर। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है किस तरह से नाइट्रोजन यूज हो रही है और एटमॉस्फेयर से वो दोबारा आ रही है प्लांट के अंदर। लुक एट हियर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और ये दोबारा नीचे की तरफ आ रही है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ना वो इसको यूज करवा रहे हैं, ठीक है जी। ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दोबारा हवा में लेके जा रहे हैं और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन को यूज करना, फिक्स करना, लेकिन ये जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है
उसको ज़मीन में लेके आना ताकि वो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन प्लांट में वो कन्वर्ट हो सके। अब ये है क्या हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं, अल्लाह भला करे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो कि यहाँ पे उन प्लांट्स के अंदर यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Which row shows the malarial parasite and vector involved in transmission? मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब वेक्टर का मतलब होता है जो उसको आगे फैलाए। अब एक अभी तक ये ऐसा सवाल है कि एक तो बात ये है कि फीमेल मॉस्किटो से फैलता है और जिस इंसान को हो जाए उससे भी हो सकता है, ठीक है। अब वेक्टर आपके पास क्या हो गया, फीमेल मॉस्किटो जिससे मलेरिया फैलता है, और उसका पैरासाइट है मलेरियल पैथोजन, दैट्स इट, द ऑप्शन इज सी। आल्दो ह्यूमन से भी अगर मुझे मलेरिया हुआ, ठीक है, मेरी बॉडी से आगे मलेरिया फैल सकता है, लेकिन अनटिल अनलेस कि मेरी बॉडी का ब्लड किसी को डोनेट मैंने ना किया हो, लेकिन वैसे नहीं फैल सकता। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा फीमेल मॉस्किटो, दैट इज जीनस इज एनोफिलिस, इट कैन स्प्रेड द मलेरिया बाय द हेल्प ऑफ मलेरियल पैथोजन, ऑप्शन इज सी। कितने सवाल रह गए बेटा? Which plants are most likely to adapt successfully to a climate change in their environment? ठीक है, कौन से प्लांट्स होते हैं जो सक्सेसफुली अपने आप को अडाप्टेशन यानी उनमें चेंज आ जाती है क्लाइमेट के लिहाज से, जो सेल्फ पॉलिनेशन करें, जो क्रॉस पॉलिनेशन करें। पहले हम यहाँ से देखते क्रॉस हैं प्लांट, पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, प्लांट दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं ना, उनमें सेम जीन्स आती है, और जो सेम जीन्स आती हैं वो आगे जाके बेकार हो जाते हैं, वो नए जो पैथोजेंस होते हैं उनसे लड़ नहीं सकते। प्लांट्स दैट ग्रो रैपिडली, ज़रूरी नहीं है जो रैपिड ग्रो करे वही एडॉप्टेशन हासिल करे। प्लांट्स डू नॉट रिलाई ऑन विंड पॉलिनेशन के, जो विंड पॉलिनेशन के ऊपर रिलाई नहीं करते। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम है, लेकिन दे आर सो मेनी अनयूजुअल वेज ऑफ पॉलिनेशन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इज क्रॉस पॉलिनेटेड। कितने सवाल सही किए होंगे आपने अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पेपर कर लिया है। मुझे आप रियली ट्रू स्टेटमेंट दीजिएगा। विच मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम बीइंग रिलीज, की यानी वो कौन सी चीज़ है जो एग को रिलीज ही नहीं करती? coil contraceptive pill, monitoring body temperature और वेजेक्टोमी, कौन सी है जो एग को रिलीज ही नहीं होने देती? दैट इज, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हैं वैसे तो, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत तरह की आती हैं। ये है आपके पास ना, जिसको हम बोलते हैं कॉपर टी, जिसको क्वाइल भी कहा जाता है, ये वेजाइनल ट्यूब में इंसर्ट कर दी जाती है, इसको कॉपर टी के नाम से भी जाते हैं। अब वेजेक्टोमी जो है, दिस इज समथिंग एल्स। सर भी नहीं है। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसका आंसर हम देखा थोड़ी है। अब वेजेक्टोमी का मतलब होता है ये मेल्स में होती है, फीमेल्स में नहीं होती। जो ये आपके जो टेस्टिकल्स के ऊपर एपिडिडाइमस होता है ना, उसकी रिमूवल होती है। तो इसके अंदर आपके पास देखें, वेजेक्टोमी तो हो नहीं सकती क्योंकि ये मेल्स में होती है, फीमेल में नहीं होती, नंबर वन। एग्स फीमेल में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत। मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का ताल्लुक नहीं है ब्लड के अंदर से एग को रिलीज कराने का, ठीक है ना, इधर भी नहीं है। अब आपके पास है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब मैं आपको यही तो बता रहा हूँ बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दो तरह की होती हैं। एक पिल्स वो होती हैं जो कि आपके पास जो एग रिलीज हो गया है उसको डिस्कार्ड करा दें, ठीक है जी। और एक वो है जो एग को रिलीज ही नहीं होने दें। एक आपके पास होती हैं आपकी क्या, इसको बोलते हैं क्वाइल्स ऑफ, आपके पास क्या है, अल्लाह भला करे उसका जो कहते हैं ना, कॉन्ट्रासेप्टिव क्वाइल्स, जिसको हम कॉपर टी का नाम भी देते हैं, दैट वन।
ये वो चीज़ है जिस तरह से ये विजाइना में इसको रिलीज करवा दिया जाता है। ये जब तक कॉइल होती है, ये बेसिकली एक मेटल की वायर होती है, और ये मेटल की वायर जो है ना, ये जब तक इस विजाइना में रहेगी ना, तो ये आपका जो ये है ना, ये एग जो है वो रिलीज ही नहीं होता। इसको बोलते हैं कॉपर टी। इसका आंसर है ए, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में दोनों तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक वो होती सर है, जब दोनों तरह की चीजें आती हैं तो फिर ये भी ज्यादा वो नहीं है रिलायबल। नहीं, यहाँ पे कह रहा है विच मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग। ये देखे ना, ये देखे, अगर ये लफ्ज नहीं होता ना, मैं फिर बी की तरफ ऑप्शन पे जाता। ये कह रहा है एक ऐसा बर्थ कंट्रोल यूज करना है जिसमें एग रिलीज ही ना हो, और एग रिलीज ही नहीं होता है, वो होता है क्वाइल्स की मदद से। ठीक है जी। अगर ये प्रिवेंटिंग एन एग जो है ना, ये रिलीज, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, तो इसके अंदर बेस्ट और सेफेस्ट मेथड जो है वो तो आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही है। लेकिन अब यहाँ पे ये आ गया है, तो इसकी वजह से मुझे अपने ऑप्शन को चेंज करना पड़ा। ये बड़ी टेक्निकल चीज होती है। अब कह रहा है विच रोड डिस्क्राइब अ साइन एंड सिम्टम और ट्रीटमेंट ऑफ साइफिलिस इन मेल्स। पिंक रैशेस ऑन द बॉडी। अच्छा, ये सिंपल, मैं आपको यहीं पे इसको फिजिकली यहाँ पे देख लें। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ साइफिलिस, बहुत ये बुरी बीमारी है। Now look at that, नजर आ रहे हैं? ये होते हैं, ठीक है जी। हेयर लॉस, स्वेलन लिम्फ नोड्स, ठीक है जी। गले में अजीब तरह की चीज़ें, और ये हाथों के ऊपर जो है ना आपके, वो क्या हो जाते हैं, ये इस तरह के निशान आ जाते हैं। साइफिलिस मेल्स में भी होता है, फीमेल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ पाँव पे इस तरह के निशान आ जाना, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। अब इसमें बताएं कौन कौन से साइन सिम्टम है जो आपने इस तस्वीर में देखे। पिंक रेश ऑन द बॉडी, अ सॉर ऑन द पेनिस, प्रोफ्यूज अपना प्रोफ्यूज स्वेटिंग, येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस। ठीक है। ए सर। अच्छा, एक चीज और भी है ना, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। साइफिलिस होता है किसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन है या वो है ये बैक्टीरियल है? पहले तो ये बताएं मुझे, साइफिलिस है क्या, वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है? पहले तो बताएं, जरा जल्दी से बताएं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बेटा, ये देखें। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसका ट्रीटमेंट होगा एंटीबायोटिक से। तो अब जरा मैं इसको उल्टा लेके चलूंगा। इसमें लिखा है ना एंटीबॉडीज, जहां जहां एंटीबॉडीज लिखी थी तो वो ऑप्शन तो आप करते हैं गलत। ऑप्शन नंबर बी भी और डी भी। अब एंटीबायोटिक वाला है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखें, अपना प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बर्निंग सेंसेशन, ये बाद में आएगा। ये बात तो सही है, लेकिन ये है आप पिंक रेश ऑन द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ द पेनफुल जॉइंट्स एंड एंटीबायोटिक की इसकी ट्रीटमेंट है। तो इसका ऑप्शन आएगा दैट इज ए। मैंने सिर्फ यहाँ से अंदाजा लगाना है कि ये एंटीबायोटिक क्या दिया होता है इसका। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे, जरा जल्दी जल्दी, बाकी 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आर करेक्ट? ये उस दिन भी बताया था। द क्रोमोसोम कैरीज अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रू। तो यहाँ पे सी और डी तो गलत है, मुझे ऑप्शन ए और बी से लेना है। जीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए, ट्रू, तो ऑप्शन हो गया ए। सर ए। ये तो बच्चों वाली चीज हो गई है, ये तो आपने पढ़ भी लिया था, वेरी गुड। विच फीचर ऑफ बैक्टीरिया शोज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन? यानी डिसकंटिन्यूअस का मतलब है किसी में हो रही है किसी में नहीं हो रही ना। द डायमीटर ऑफ देयर सेल्स, द masses of their cytoplasm, the number of their flagella, the thickness of their cell walls। बेटा थिकनेस विकनेस तो नहीं है, ये द नंबर ऑफ देयर सेल अपना फ्लैजिला, कि किसी में आपके पास फ्लैजिला जो है, किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होता है जिसको, और किसी में दो होते हैं, किसी में चारों तरफ होते हैं। वो बैक्टीरिया जिनमें चारों तरफ होते हैं उनको पेरिट्राइकस
बैक्टीरिया बोलते हैं। वो बैक्टीरिया जिनके सिर्फ एक तरफ होता है जिसको मोनोट्राइकस कहते हैं, बाईट्राइकस कहते हैं, ट्रम्प बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन है सी, क्योंकि फ्लैजिला बैक्टीरिया में होते हैं लेकिन किसी में होते हैं किसी में नहीं होते। 32. The diagram shows an experiment to find the rate of photosynthesis in aquatic plant. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कौन सा सही है? Which plant produces the most bubbles? सबसे ज्यादा बबल्स किसके अंदर होंगे? एक तो लैंप रख दिया, उसमें बर्फ भी रख दी है, ये लैंप रख दिया है नजदीक करके, बर्फ भी रख दी है, ये बी है फिर इसका। बी। बी है, बिल्कुल सही है कि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है और टेम्परेचर भी उसको ज्यादा मिल रहा है। वेरी गुड। 33. A brown mouse mates with a white mouse. There are 8 brown mouse and 9 white mice. ठीक है, in the offspring. The same two mice mate again. There are 9 brown mice and 7 white mice in the offspring. What are the genotype of the parents most likely to be? कह रहा है कि एक ब्राउन माउस है और एक वाइट है। इसका अभी बना लेते हैं। इसको पहले तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका वाइट बोर्ड की तरफ आ जाते हैं। अभी इसको हम करेक्टर बना लेते हैं। अभी बना लेते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। ये सवाल ये दिया हुआ है, सवाल इसके अंदर आपके पास देखें बेटा सामने मौजूद है। ये कह रहा है आपके पास ये चीज बता रहा है। अब बच्चे यहाँ पे इसके अंदर देखें, कह रहा है एक ब्राउन माउस है ना, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। कहाँ चला गया? ये एक ब्राउन माउस है, उसकी मैटिंग होती है वाइट माउस के साथ ना, और उसमें से 8 ब्राउन माउस और 9 वाइट माइस जो है प्रोड्यूस होते हैं। ये F1 जनरेशन है। तो हम इसका करते हैं ब्राउन माउस के लिए। अब ये कह रहा है 8 ब्राउन है और 9 वाइट है, तो इसका मतलब अगर 8 और 9 का अगर मैं रेशो ले लूं तो ये इसका मतलब क्या है, ये तो डिस्टर्ब रेशो आ रहा है ना, तकरीबन समझ ले 50-50% ही हो गया, 45 एंड 50%। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों माउस जो है ना, ये ब्राउन और ये वाइट, ये आपके पास क्या होंगे, ये हेट्रोजाइगस होंगे। ये क्या होंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे, ये हेट्रोजाइगस है। क्या ये हेट्रोजाइगस है? क्योंकि होमोजाइगस के अंदर आपको पता है कि होमोजाइगस के अंदर एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है, और दोनों ही क्या होते हैं, उनका रेशो आता है 3:1, है ना जी। F1 जनरेशन में ये अभी जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 8:9। जो F1 जनरेशन इनकी आ रही है वो आ रही है 8:9, जबकि होमोजाइगस के अंदर जो आता है वो क्या होता है 3:1। ये आता है होमोजाइगस में, जो हमने कल पढ़ा था। द सेम टू माइस, ठीक है, met again. There are 9 brown mice and 7 white mice in offspring. The same two mice, वही दो चूहे जिन्होंने पहले अपना वो की थी ना मैटिंग, उन्होंने दोबारा मैटिंग की ब्राउन और वाइट ने। अब ये 9 ब्राउन आ गए और 7 वाइट आ गए। ये तकरीबन 50-50 रेशो आ रहा है, जबकि ये आपके पास जब भी हेट्रोजाइगस होते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपके पास जो करेक्टर आता है ना, वो आता है आपके पास डिफरेंट आते हैं, 50-50% आते हैं कि एक आपके पास हेट्रोजाइगस हो और एक होमोजाइगस हो। ठीक है, इसकी हम कोई भी अपनी तरफ से एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह रहता हूँ एक जेनेटिक करेक्टर है एक्स एंड एक्स, और एक है आपके पास एक है कैपिटल एक्स। दोनों पेरेंट्स मैंने ले लिए, क्या वो ले लिए, आपने क्या ले लिए, होमोजाइगस ले लिया। अगर इन सब का रिजल्ट तो एक जैसा ही आएगा ना, F1 जनरेशन ये होमोजाइगस है। ये जैसे फादर की जीन्स है, ये मदर की जीन है, मियोसिस के अंदर हाफ हो गई, आपस में क्रॉस होके सेम आपका हाइब्रिड करेक्टर बना रही है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर यही करेक्टर में ले लेता
कि फादर का ले लेता एक्स एंड वाई और मदर का मैं ले लेता वाई एंड वाई, अगर ये जीन्स अगर ले लेता तो ये मेरे पास करेक्टर कैसे आ रहे थे, एक्स वाई 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 एक्स एंड वाई एंड वाई एंड वाई। अब यहाँ पे आपके पास देखें, ये फादर जो है वो हेट्रोजाइगस है और मदर जो है वो क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, और इनके जो करेक्टर्स आ रहे हैं वो तकरीबन 50-50% आ रहे हैं, एक्स वाई 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 वाई। तो एक होमोजाइगस करेक्टर आ रहा है और हेट्रोजाइगस आ रहा है, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रिडिक्शन, अब आप क्या बता सकते हो बेटा, बहुत आसान सी चीज बता सकते हो, और वो क्या है आपके पास, वो ये है कि एक पेरेंट जो होगा वो हेट्रोजाइगस होगा और दूसरा जो होगा वो होमोजाइगस होगा। ठीक है, एक है होमोजाइगस डोमिनेट हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेट होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस होमोजाइगस वाले तो हो नहीं सकते दोनों, और हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी हो नहीं सकते दोनों। तो ए और सी तो हो गए गलत, आपके पास अब है बी एंड डी। तो बी एंड डी के अंदर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, तो ये आपके पास ये आएगा होमोजाइगस रेसेसिव एंड हेट्रोजाइगस। अगर जो होमोजाइगस होंगे उनकी जीन्स सेम होंगी, करेक्टर होंगे सेम आ रहे होंगे। ठीक है जी, और हेट्रोजाइगस के अंदर क्या होगा, अगर दोनों ही हेट्रोजाइगस होंगे तो दोनों के 50-50% जो है करेक्टर आ सकते हैं। अब इसके अंदर भी हम ये कर देते हैं, जैसे दोनों पेरेंट्स को हम हेट्रोजाइगस बनाते हैं, हेट्रोजाइगस का मतलब दोनों की जीन्स अलग अलग है ना, दोनों ही कॉम्बिनेशन में। मिसाल के तौर पर दोनों ही हेट्रोजाइगस है, ये एक्स वाई हेट्रोजाइगस, ये एक्स और ये भी वाई हेट्रोजाइगस। ये देखें इनका तो रेशियो 3:3 आता है ना, 3:1। जैसे एक्स अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्राउन को और वाई कर रहा हूँ वाइट को, अब ये देखें इसमें 3 वाइट है और एक ब्राउन है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक हो गया कि ये दोनों ही हेट्रोजाइगस थे। तो हेट्रोजाइगस तो दोनों हो नहीं सकते। अब आपके पास यहाँ पे भी करेक्टर में जहाँ पे दोनों हेट्रोजाइगस लिखे हुए थे वो भी नहीं होंगे, जहाँ पे दोनों होमोजाइगस लिखे हुए थे वो भी नहीं होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, या तो होमोजाइगस डोमिनेट और हेट्रोजाइगस अपना डोमिनेट। अब होमोजाइगस का मतलब जो एक जैसे थे और करेक्टर उनके सेम आ रहे थे, और दूसरे आपके पास एक जैसे थे लेकिन करेक्टर डिफरेंट आ रहे थे। अब ये देखें ब्राउन माउस, ब्राउन के लिए आपने कैपिटल बी कर दें, वाइट के लिए आप स्मॉल बी कर दें। 8 एंड रेशियो 9, ये तकरीबन ये रेशियो इसका जो आ रहा है 8 और 9 का रेशियो, ये कितना आता है देखिए बेटा जी, 8 और 9 का रेशियो तकरीबन 50-50% आता है ये। अल्लाह आपका भला करे, इसमें से हम निकाल लेते हैं 8/8 and 9/8, that is 50-50% रेशियो है। 50-50% बेटा रेशियो कहाँ पे आएगा, और दूसरे के अंदर भी आपके पास 50-50 आ रहा है 9 and 7। बेटा 9 and 7 दोनों का 50-50% रेशियो कहाँ पे आ सकता है, जब दोनों ही हेट्रोजाइगस हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेलो, सो तो नहीं गई बेटा, हेलो। नहीं सर। हाँ, देखिए इसमें नहीं 50, सर। ये देखें 50-50% आपका जो है कहाँ आ रहा था, ये आ रहा था, ये फादर भी हेट्रोजाइगस है और मदर भी हेट्रोजाइगस हो, तो 50-50% रेशियो आता है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको सॉल्व करके इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके कि ये है क्या। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इज हियर। ठीक है, आगे आ जाते हैं, वेयर इज पेंसिलिन प्रोड्यूस, पेंसिलिन कहाँ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मैंने कहा अब ये पूरा करा के जाओ ना। पेंसिलिन कहाँ होती है, बैक्टीरिया में, ब्रेन में, पेंक्रियाज में। पेनिसिलिन फंगस में होती है ना, फंगस के अंदर प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए पेनिसिलियम नोटेटम
जिसने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था। विच ऑफ दिस इज अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है सेम स्पीशीज, एक जैसी नस्ल हो, ठीक है। ऑल द टाइगर्स इन अ रेन फॉरेस्ट, ऑल द कैपॉक ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट, ऑल द इंसेक्ट्स इन रेन फॉरेस्ट। इंसेक्ट्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स तो डिफरेंट हो सकते हैं। ऑल द टाइगर्स, अच्छा, और ऑल द कैपॉक ट्रीज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैपॉक ट्रीज, कैपॉक ट्रीज मतलब एक ही नस्ल के कैपॉक ट्रीज ना। ऑल द टाइगर्स, ये टाइगर्स भी और ये कैपॉक ट्रीज ये दोनों है, तो इसके अंदर है आपके पास ये ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 एंड 3, दोनों ही एक जैसी नस्ल वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। विच ऑफ दीज इज अ पॉपुलेशन, तो 3 भी एक पॉपुलेशन है और 2 भी एक पॉपुलेशन है, टाइगर्स की पॉपुलेशन है और कपॉक ट्रीज की। क्योंकि अगर यहाँ पे कपॉक नहीं लिखता और सिर्फ ट्रीज लिखता तो मैं सिर्फ फिर मेरे पास ऑप्शन 2 होता। विच आर बोथ केमिकल बैरियर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, पैथोजन के लिए कौन से केमिकल बैरियर है बेटा? फिजिकल बैरियर वो होते हैं जो हमारे पास डायरेक्ट उनको रोक रहे होते हैं ना। अब स्किन हमारा फिजिकल बैरियर है, म्यूकस जो है ये केमिकल बैरियर नहीं है, आपका स्टमक एसिड जो है ये केमिकल बैरियर नहीं है जी। फिजिकल बैरियर का मतलब है जो कि सबके साथ एक जैसा सलूक करे और सारे कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसको अंदर ना जाने दे। अब ये कह रहा है कि ये बताएं कि कौन सा इसमें केमिकल बैरियर है जो कि आगे नहीं जाने देता। स्किन इज अ फिजिकल बैरियर, ठीक है। विच आर बोथ बी। ठीक है, बी यस, म्यूकस एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, ये म्यूकस एंड स्टमक एसिड। देखिए स्किन तो हो नहीं सकता, ये फिजिकल बैरियर है। अब देखें इसके अंदर भी आपको ये बताया था, फिजिकल बैरियर्स ऑफ और केमिकल बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी। Chemical barriers against infection include enzymes in tears, saliva and mucus that break down the surface of the bacteria, the acid in the sweat in the stomach that kills। अब बेटा यहाँ पे दोनों तरफ कौन कौन से केमिकल्स हैं? ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना बेटा, ये केमिकल्स के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स तो आपके स्पेसिफिक करके बढ़ते हैं ना। फिजिकल और केमिकल बैरियर्स जो होते हैं वो रोक लेते हैं अपनी जगह पे, किसी चीज को आगे नहीं जाने देते। लेकिन इसमें केमिकल क्या है? दैट इज म्यूकस इज अ केमिकल एंड स्टमक एसिड इज अ केमिकल। द ऑप्शन इज ए, बी नहीं है, ठीक है जी। म्यूकस क्या होता है? जो म्यूकर मेम्ब्रेन से या म्यूकर सेल से प्रोड्यूस हो रहा होता है। अभी कहता है कि विच ग्राफ शोज द चेंज इन ड्राई मास of from the time। सर लेकिन पैथोजेंस के साथ तो व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं डील करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल सबसे आखिर में जाके डील करेंगे, उससे पहले आते हैं हमारे पास बैरियर्स। बैरियर्स दो तरह के होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल, ठीक है। ये और ये आपके पास खिलाती है, ये खिलाती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर ये बैरियर्स होते हैं जो किसी चीज़ को आगे नहीं जाने, मतलब ये नहीं है कि एक बैक्टीरिया उसको आगे ना जाने दो, एक वायरस है उसको आगे नहीं जाने दो, ऐसा नहीं होता। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, फिर वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि मेरा काम, अब बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल्स है उसका काम लगा दिया कि भाई वो पोलियो के वायरस से लड़ेगा, उसके साथ अगर हेपेटाइटिस सी का वायरस गुजर के भी चला जाएगा उसको हाथ नहीं लगाना उसको, ठीक है। तो वो आ जाते हैं आपके पास जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में आ जाते हैं। वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट उनको स्पेसिफाई करके मारते हैं। केमिकल बैरियर जो होते हैं ये आपके पास स्पेसिफिक नहीं होते, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, सब पे एक जैसा इनका अमल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक चौकीदार खड़ा हुआ है, वो चौकीदार जो है उसका काम ये है कि चाहे घर में जो भी दाखिल हो उसकी तलाशी ले, चाहे वो घर का अपना हो चाहे घर का बाहर का हो, ये इसका काम होता है। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स को बताया दें भाई ये घर वाले हैं, इनको जाने देना, बाकियों को रोक लेना। तो आपके पास जब भी केमिकल या फिजिकल बैरियर की बात आएगी ना, इसका मतलब ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात हो रही है। ये चैप्टर आपके इम्यून सिस्टम में है, आफ्टर आपकी जो चैप्टर है वो ब्लड वाला उसके अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए। 3 सवाल रह गए हैं बेटा, जरा जल्दी से देखते हैं। विच ग्राफ शोज द चेंज इन ड्राई मास ऑफ द टाइम अ सीड स्टार्ट टू जर्मिनेट एक्स।
until the green leaves have appeared above the soil. ड्राई मास जो है, पहले एक्स का मतलब है कि आपके पास जो सीड था वो उसने जर्मिनेट हुआ और फिर ये नीचे गया, फिर उसके पास उसका मास बढ़ना शुरू हो गया। बेटा इसका ऑप्शन जो है वो ए लग रहा है मुझे, क्योंकि जो सीड का अपना जो मास होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, उसमें ग्लूकोज वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो रिड्यूस होती हैं, तो सीड के अंदर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होती हैं। लेकिन जब सीड में से पौधा बाहर आ जाता है और उसके सेल्स बढ़ना शुरू होते हैं तो उसका मास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि पहले इसका एक कम हुआ फिर ये बढ़ना शुरू हुआ, एक ऑप्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना नहीं शुरू होता, पहले पहले मास कम होगा, जो ग्लूकोज वगैरह जो स्टोर्ड है यूज़ होना शुरू होते हैं, उसकी मदद से जब वो सीड जर्मिनेट हो जाता है और वो ट्री बनना शुरू होता है, उसका मास फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट इज ऑप्शन ए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 38, विच रो करेक्टली pairs a hormone with its function in menstrual cycle? एफएसएच का काम क्या होता है बेटा जी? एफएसएच का काम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट रिलीज एग्स नहीं होता। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है यहाँ एग को रिलीज करना, स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ एग। इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन काज कराता है। Okay. 39, genetic engineering can be used to introduce new characteristics into amino acid and plants, which characteristics is not like to be introduced to a cereal plant by genetic engineering? अब ये कह रहा है कि वो कौन सा करेक्टर, ये खासियत है जो कि अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है क्रॉप्स के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब एक है रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल डिजीज, रेजिस्टेंस टू फंगल डिजीज, रेजिस्टेंस टू इंसेक्टिसाइड्स एंड रेजिस्टेंस टू वायरल डिजीज। कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि अभी तक उनमें रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई, किसके हवाले से? प्लांट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक होता है या तो फंगस का या बैक्टीरिया का। लेकिन इंसेक्टिसाइड्स हम खुद नहीं करते, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये वो केमिकल्स हैं जो कि अगर ये रेजिस्ट कर दिए तो प्लांट के अंदर ये केमिकल जाएंगे नहीं और अंदर जाके इंसेक्ट्स वगैरह को नहीं ख़त्म करेंगे। तो इसका ऑप्शन है सी। यानी कि एक मिसाल के तौर पे इसको मैं यूँ मिसाल देके समझाऊं कि अगर आपके पास एक आपने ब्लड प्रूफ जैकेट बनाया, वो ब्लड प्रूफ जैकेट जो है ना वो आपके छोटी छोटी जो ब्लड्स होती हैं उनकी फायरिंग को तो रोक लेगा, लेकिन अंदर मैंने क्या किया है कि मेरी बॉडी के अंदर क्या हो रही है कि हीट है, गर्मी लग रही है मुझे और मैं पंखे के सामने रुक गया हूँ जाके, तो पंखे से तो उसको क्यों होगा कि मेरे पास अगर वो पंखे को भी अगर रोक ले, उसकी हीट अपना हवा को रोक ले, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो ज़्यादा हो जाएगा। लाइक द इंसेक्टिसाइड्स आर द केमिकल्स जो कि प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं और वो इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। अगर ये केमिकल्स अगर हम कुछ ऐसी क्रॉप्स बना लें जो इंसेक्टिसाइड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होने दें, तो इनका फ़ायदा नहीं होगा ना। फिर उससे हम इंसेक्ट्स जो मर ही नहीं सकते, क्योंकि वो केमिकल्स अंदर जा ही नहीं रहे। तो इसी वजह से हम लोगों ने कोई भी ऐसा पौधा अभी तक प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं की जो कि इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर रेजिस्टेंस कर सके। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा सा और भी देखेंगे। इन द ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम विच एलील्स आर दी कोडोमिनेंट? कोडोमिनेंट कौन सी एलील्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलके नए करेक्टर्स बनाती हैं? अच्छा जी, वो कोडोमिनेंट है आई ए एंड आई बी, क्योंकि आई ओ कोई अलील होती नहीं है पहली बात। तो इसका ऑप्शन है ए। ये दोनों अलील्स मिलके नए नए करेक्टर बनाती हैं ब्लड ग्रुप के। ए पहला ब्लड ग्रुप का एक करेक्टर होता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ये दोनों जो है मिलके ये बनाती है। इसका ऑप्शन है ए। दिस इज ऑल अबाउट माई साइड। थैंक यू वेरी मच बेटा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट की थी तकरीबन 11:50 के ऊपर, और अब हो रहे हैं 1:50 के करीब, 1:48 हो रहे हैं इस घड़ी के अंदर। Yes. तो सलाम है आपको कि आपने 2 घंटे तक पूरा पेपर सॉल्व किया।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ 3 Sir, क्लैप फॉर यू। लेकिन पता है क्या, ये देखें एमसीक्यू का पेपर जो होता है इट्स मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू थ्योरी, समझाने के लिहाज से, क्योंकि हर सवाल की एक लॉजिक होती है, एक उसके भी कुछ सवाल जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं उससे, आपके क्या कहते हैं उसको, नॉलेज से, और कुछ होते हैं टेक्निकल होते हैं। जैसे अब यहाँ पे टेक्निकल क्या, अब बच्चे बोलेंगे अरे ब्लड ग्रुप ओ भी तो होता है तो ये जीन भी तो होगी, नहीं भाई, ये दोनों मिलके ए और बी जो मिलके ये ए बी ओ सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। जी बेटा कुछ बोल रही हैं आप? ये थ्योरी सेक्शन के टोटल मार्क्स कितने होते हैं? आप बताइए कितने होते हैं? आपने अभी तक इतने सारे पेपर कर लिए माशाल्लाह, अभी तक आपने थ्योरी पेपर का वो नहीं किया। 80 नंबर का सवाल होता है, ठीक है, थ्योरी के।